यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इसलिए मैं सबको बोल रहा था कि आज क्लास जो है सभी बच्चे लाइव करें। मॉनेटरी पॉलिसी में से, मॉनेटरी सिस्टम के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से आए हुए हैं यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी इस चीज के ऊपर इसलिए फोकस करता है क्योंकि यूपीएससी को लगता है कि ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स, है ना। और आओ स्टूडेंट्स के मजे लेते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाएंगे डिफिकल्ट सा, जिससे कि स्टूडेंट परेशान हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम जो है इसको बहुत सिंपल वे के अंदर पढ़ेंगे। आपको ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक लगेगा, ठीक है। इतना मैं इसको इजी करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत ही बेसिक टॉपिक लगेगा, बट इसकी कुछ कंडीशंस है कि आपको इसको पूरे अच्छे से कॉन्फिडेंटली इसको और डेडिकेटली इसको देखना होगा, ठीक है। और लास्ट तक इसको देखना होगा इसको, मतलब जैसे ये जो वीडियो होगा अपना पूरा, तो इसके अंदर काफी कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आज के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो और इसको जो देखने से पहले आपको एक तरह से शॉर्ट नोट्स और ये सब चीजें तो आप बना ही रहे होंगे, राइट। और जो एग्जाम्पल मैं बोलूँ वो लिखते जाना साथ के अंदर, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स के अंदर यूज करेंगे, जो एग्जाम्पल बोलूँ वैसे के वैसे अपनी कॉपी के अंदर उतारते जाना, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं साहब। अब क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे वन ऑफ द टिपिकल टॉपिक ऑफ द यूपीएससी और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। टिपिकल टॉपिक है यूपीएससी के सिलेबस में और फेवरेट भी है, ठीक है। बट टिपिकल टॉपिक जैसे होता है ना, तो उसको पढ़ाने का स्टाइल हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे हम उसके अंदर इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको यूज कर देंगे कि आपके लिए वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, एक तरह से केक वॉक हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो चलिए, मॉनेटरी सिस्टम का मतलब क्या है। मॉनेटरी सिस्टम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एंटिटी है ना, उसको हम बोल रहे हैं मनी। मनी को एक एंटिटी की तरह हम यहाँ पर ले रहे हैं, मनी, पैसा, राइट। इसके बारे में पहले हम समझेंगे व्हाट इज मनी, ठीक है। मनी का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से आज जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उससे पहले क्या था करेंसीज, टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे, टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। और फिर इसके अंदर बहुत सारी जो है बेसिक से स्टार्ट करके बहुत ही ज्यादा टेक्निकल तक अपन इसके अंदर पहुंचेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज मनी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मनी क्या है और पैसा क्या होता है, राइट। और जो हम पैसा यूज कर रहे हैं वो क्या है, और उसके तरह ही और भी तरह के पैसे होते हैं, तो वो क्या होता है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। चलो, देखो भाई, मान लीजिए कि आप शॉपकीपर के पास दूध लेने गए, ठीक है। पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, मिल्क लेने गए। आपने कहा भैया लो 25 रुपीज और एक मिल्क का पैकेट दे दीजिए, है ना। 25 रुपीज का ही आ रहा है आजकल, मैं कल ही लेकर आया था घर वालों के लिए, राइट। मेरे को तो पता ही नहीं रहता, राइट। घर पे आज अभी आया तो 25 रुपीज का चल रहा है, राइट। चलो, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसने इसको मिल्क दे दिया। क्यों भाई, कैसे दे दिया? 25 रुपीज तो एक कागज का टुकड़ा है ना सिर्फ, तो फिर इसने कैसे दे दिया इसको मिल्क? मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया इस 25 रुपए के ऊपर? एक तरह से आप देखेंगे, जो भी आपने करेंसी यूज करी इसके अंदर, ठीक है, उस करेंसी के ऊपर इतना ज्यादा इसके ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? 20 रुपीज का एक नोट और 5 का सिक्का, और फिर आपने इसको आराम से मिल्क दे दिया, है ना। क्योंकि उसे ये पता है कि जब इस पैसे से लेकर वो जूते वाले के जूते खरीदने जाएगा तो वो उसको जूते भी दे देगा, ठीक है। जूते वाले ने ये पैसे क्यों ले लिए? क्योंकि उसको पता है कि जब ये क्या करेगा, ये बाजार के अंदर टमाटर खरीदने जाएगा तो वो टमाटर वाला कभी मना नहीं करेगा, टमाटर वाला इसको क्या कर देगा, टमाटर दे देगा, और ये पैसे ये रख लेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए इस मिल्क वाले को थोड़ा भी डाउट होता कि भाई अभी ये तो मेरे को पैसा दे रहा है, पर ये पैसा मैं जब जूते वाले को दूंगा तो वो मेरे को शूज नहीं देगा, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। वो क्या है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो जब ये जो पर्सन है इसने इतने इजीली इससे रुपए लेकर मिल्क क्यों दे दिया? क्योंकि इसको ये पता था कि भाई जब ये लेकर जाएगा शूज वाले के पास तो वो भी उसको शूज इतनी ही इजीली इसको शूज दे देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको इस तरह से अंडरस्टैंड करना होगा। ये जो मिल्क है, मिल्क वाले ने मिल्क क्यों दे दिया उसको 25 रुपीज के बदले में? क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस था कि दिस इज एक्सेप्टेबल बाय अदर। मान लीजिए ऐसा कोई केस होता कि आप मिल्क वाले के पास जाते हैं और कहते कि साहब हमको एक मिल्क का पैकेट दे दो, ये 25 रुपीज में। वो आपको 25 रुपीज लेकर मिल्क का पैकेट दे देता, है ना। ऐसे सोच के देखो। और ये 25 रुपीज जब ये कहीं और लेकर जाता तो वो मना कर देता, बोले नहीं नहीं मैं रुपए नहीं लेता। तो ये मिल्क वाला अगली बार जब आप 25 रुपीज लेकर आते तो बोलते कि भैया मेरे को 25 रुपीज में मैं मिल्क नहीं दूंगा, क्योंकि वो सामने वाला बंदा जो है मेरे से 25 रुपीज लेकर
कुछ मेरा उसका प्रोडक्ट, उसके शूज मेरे को नहीं दे रहा है, दिक्कत ये आ रही। तो इफ करेंसी, जो मनी जो होता है, ठीक है, मनी का मतलब क्या है? मनी का मतलब ये है कि एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल, जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो एज ए पेमेंट, दैट इज नोन एज मनी। बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन क्या है? जो कि एक्सेप्टेबल हो, कि भाई इसने भी एक्सेप्ट कर लिया और इसने भी एक्सेप्ट कर लिया, इसने दिया जब इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने किसी को दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। आज अपना 10 का नोट क्यों चल जाता है, 20 रुपीज का नोट क्यों चल जाता है? बिकॉज कोई आपको जो पैसा दे रहा है, मेरे को कोई पैसा दे रहा है, तो मैं ये सोच कर ले रहा हूं कि भाई ये जो पैसा होगा मैं किसी और को दूंगा, तो उसके बदले में वो मेरे को कमोडिटी दे देगा, इसलिए मैं ये पैसा ले रहा हूं आपसे, और आपको इसके बदले में कुछ दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर हमको इकोनॉमिक्स का कोर्स ज्वाइन करना है, मैंने कहा ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स कोर्स 3000 रुपीज का है, आप मेरे को 3000 रुपीज दे दीजिए। आपने 3000 रुपीज दे दिए। मैंने क्यों लिए आपसे 3000 रुपीज? क्योंकि मेरे को पता है कि 3000 रुपीज लेकर अगर मैं शर्ट खरीदने जाऊंगा तो शर्ट वाला भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा और मेरे को शर्ट दे देगा। तो मनी का मतलब क्या है? एक तो ये मीन्स ऑफ पेमेंट है ना, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, उसके बदले में आप मेरे को कुछ दे रहे हैं, आपने मेरे को पैसा दिया, उसके बदले में मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, राइट? तो दिस इज व्हाट ए मीन्स है फॉर द पेमेंट। और ये मीन्स ऑफ पेमेंट मनी तभी कहलाएगा जब इट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल, जब वो एक्सेप्टेबल होगा सबके तरफ। ठीक है, कि मैं पैसा दे के जाऊंगा 3000 रुपए, किसी और को दूंगा तो वो भी मेरे को दे देगा। वो इसलिए ले रहा है मेरे से क्योंकि जब मैं उसको पैसा दे रहा हूं तो वो मेरे से इसलिए ले रहा है क्योंकि वो जब किसी और को देगा तो वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके अंदर सभी क्या है? सभी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सभी के अंदर वो जो मनी है वो एक्सेप्टेबल होता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज द मीन्स ऑफ पेमेंट प्लस एक्सेप्टेबिलिटी, दैट इज नोन एज मनी। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई यहां पर एक ऐसा प्लेस समझिए जिसमें 10 ही लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं। ठीक है, इसने इसको पैसा दिया 25 रुपीज, इसने इसको कोई प्रोडक्ट दिया, फिर इस पैसे को इसने इसको दिया और इसने इसको कुछ प्रोडक्ट दिया। इस पैसे को इसने दिया तो इसने कहा कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता, फिर इसने इसको दिया तो मैं नहीं एक्सेप्ट करता। तो फिर ये जो पैसा होगा दैट इज नॉट नोन एज मनी, ये मनी नहीं हो गया, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑल, दैट्स व्हाई। तो मनी की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे साहब? मॉनेटरी सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी इज मनी। और मनी की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे साहब? एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, दैट इज नोन एज मनी। कोई ऐसी चीज जो कि मीन्स ऑफ पेमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है उसको मनी अपन बोलते हैं, राइट? एक बार मैं वॉइस देख लेता हूँ, ठीक है क्या, जिसकी वजह से आप लोग बताते नहीं कम आवाज आ रही होती है तो। आई थिंक नाउ आई एम मोर क्लियर, राइट? तो मनी सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, जो कि मीन्स ऑफ पेमेंट के लिए एक्सेप्टेबल होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज मनी, उसको अपन मनी बोलते हैं, राइट? ठीक है, अब देखिए मनी जो होता है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको समझ में आ रहा है कि साहब इस संसार के अंदर रहना है तो पैसा बहुत जरूरी है। पर कभी ऐसा भी संसार था जहां पर पैसा होता ही नहीं था। क्या बात कर रहे हो? और वहां पे जो सिस्टम चलता था दैट वाज द बार्टर ट्रेड। सर बार्टर ट्रेड क्या होता है? अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल ही चलेंगे साहब इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर एग्जांपल से आपको समझ में आएगा बार्टर ट्रेड क्या होता है। ये मैं आपको पहले पैसा था ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि इंसान जैसे ही पैदा हुआ उसके पास पैसा ही पैसा था, ठीक है, ऐसा तो नहीं था। पैसे का कॉन्सेप्ट ही बाद में आया, राइट? तो पहले इंसान के पास क्या होता था? पहले इंसान के पास नेचुरल चीजें होती थी, जैसे टमाटर हो गए, ठीक है, जैसे आम हो गए, जैसे सेब हो गए, जो नेचर उसको प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीजें उसके पास हुआ करती थी। और उनको ही एक्सचेंज करके वो अपना काम चला लेता था। और ये जो ट्रेड था दैट इज नोन एज बार्टर ट्रेड, जिसमें पैसे की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो पहला सिस्टम क्या होता था? पहले सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड का मतलब क्या होता था? कि जिसके अंदर पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज डन बाय व्हाट? एवरीथिंग इज डन बाय द कमोडिटीज इटसेल्फ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसके पास टमाटर है, ठीक है, देखो बिल्कुल फ्रेश टमाटर इसके पास है, ठीक है। अब इसमें टमाटर तो है इसके पास 10 kg टमाटर थे, पर ये टमाटर की सब्जी खा खा के परेशान हो गया। इसने सोचा काश मेरे पास आलू होता यार।
है ना। इसी तरह से एक और आदमी है इस संसार के अंदर, मान लो दो ही आदमी है, दूसरा आदमी है, इसके पास बहुत सारे आलू थे पर इसके पास टमाटर नहीं थे। ये आलू खा खा के आलू के पराठे बना बना के यार परेशान हो गया। ये सोच रहा है काश मेरे पास टमाटर होता तो आलू की सब्जी बना लेता यार अच्छी सी, है ना। और क्या स्वाद सब्जी बनती है, आलू टमाटर की सब्जी। ऐसा ही सोच रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके पास टमाटर है, इसको चाहिए आलू, ठीक है। इसके पास आलू है, इसको चाहिए टमाटर। तो ये पर्सन क्या कहेगा, इस पर्सन को पता लग गया कि इसके पास बहुत सारे आलू है। तो ये पर्सन ने बोला कि यार देखो, मैं आपको एक 5 किलो टमाटर दे देता हूं, आप मुझको क्या करो 5 किलो आलू दे दो या फिर 2 किलो आलू दे दो, जैसा भी ये समझते हैं, अच्छा समझते हैं वैसा ये ट्रेड कर लेंगे। और इसके अंदर कहीं भी हमको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, पैसा है ही नहीं यार यहाँ पर। यहाँ पर सिस्टम के अंदर कहीं पैसा था ही नहीं, इसमें हमको कहीं पे भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो सिस्टम होता है दैट इज नोन एज बार्टर ट्रेड। अरे सर ये सही था सर, पैसे की जरूरत ही नहीं थी, आराम से मस्ती से क्या कर रहे हैं, ट्रेड करके एक के पास कोई कमोडिटी है वो दूसरे को दे रहा है, दूसरे के पास कोई कमोडिटी है वो उसको दे रहा है, दैट इज नोन एज बार्टर ट्रेड। इसमें पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। आई होप यू आर गेटिंग दिस। पर बार्टर ट्रेड में आने लग गई समस्या। क्या समस्या आने लग गई, इसको टमाटर था इसके पास, है ना, टमाटर थे। अब इसको सबसे पहले एक ऐसा आदमी ढूंढना है जिसके पास आलू हो। इसको क्या चाहिए, इसको आलू चाहिए। इसके ऊपर सबसे पहले ऐसा आदमी ढूंढना है जिसके पास पोटैटो हो, आलू हो। तो उसको मिल गया, ठीक है, रामलाल के पास आलू है, रामलाल इज हैविंग द आलू। अभी रामलाल के पास गया, रामलाल ने बोला हाँ भाई बोल। बोले मैं तुमको टमाटर दे देता हूँ, तुम मेरे को आलू दे दो। रामलाल ऐसे बोला कि भाई मैं टमाटर खाता ही नहीं। चलो फेल हो गया ये तो। फिर दूसरे के पास जाएगा, श्यामलाल के पास। श्यामलाल के पास, श्यामलाल को चाहिए तो थे टमाटर पर इसके पास आलू नहीं थे। उसने बोला हाँ यार मेरे को टमाटर चाहिए तो है पर मेरे पास आलू नहीं है, मेरे पास भिंडी है। चाहिए तेरे को, बोले भिंडी तो मैं नहीं खाता। फिर ये चला मोहनलाल के पास। मोहनलाल के पास आलू भी थे और उसको टमाटर भी चाहिए था। समझ में आ रहा है। तो मोहनलाल इज द राइट कैंडिडेट फॉर हिम। पर मोहनलाल को ढूंढते ढूंढते इसके टमाटर खराब हो गए। समझ में आ रहा है। मोहनलाल को ढूंढते ढूंढते इसके टमाटर खराब हो गए। तो मतलब यहां पर क्या है, यहां पर इस पर्सन को, ए पर्सन को एक ऐसा बंदा ढूंढना होगा जिसके पास आलू हो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे श्यामलाल के पास आलू नहीं थे, उसको चाहिए तो थे टमाटर, आलू। और दूसरी चीज क्या है, जिसको टमाटर चाहिए हो, नीड ऑफ टमाटर, नीड ऑफ टमेटोज। ठीक है। ये देखो, हम बेसिक से आपको इसलिए बता रहे हैं और इसके अंदर मैं मतलब बहुत ही देसी लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए चीज। बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा टॉपिक के अंदर, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, लास्ट में समझना ही तो है ना। लिखने में तो फिर आप लिख ही लेंगे व्हाट इज बार्टर ट्रेड, मैंने डेफिनेशन बताई रखी है, देखो ये डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपन पढ़ ही लेंगे। पर अभी जो हमको समझना है बिल्कुल देसी भाषा के अंदर समझना है, जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है। कॉन्सेप्ट में मैं अगर फ्लावरी लैंग्वेज यूज करूंगा ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, राइट। तो अब यहां पर देखो, इसको क्या है, दो लोग चाहिए इसको, मतलब एक पर्सन चाहिए जिसके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन, भाई साहब इसके पास आलू होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, टमाटर की इसको नीड होनी चाहिए, है ना। कुछ इस तरह से मोहनलाल जैसा आदमी होना चाहिए कोई। रामलाल श्यामलाल इज नॉट द गुड कैंडिडेट, मोहनलाल। और तभी जाकर ये क्या कर सकता है, ये बार्टर ट्रेड कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या बार्टर ट्रेड की यही थी भाई। और इसके कारण क्या है, इसके कारण इस चीज को बोला गया डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस हो गया ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड ऑफ वांट्स बोल लो। ठीक है, इस तरह से। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब समझ में आ गया। डबल कोइंसिडेंस का मतलब ये हो गया कि इसको दो चीज चाहिए, कि एक तो आलू होना चाहिए दूसरे पर्सन के पास, और उसको टमाटर की नीड हो, तभी जाकर ये बार्टर ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। तो हम पहले ही समझे कि मनी क्या होता है, फिर हमने कहा कि बिना मनी के भी पहले ट्रेड होता था, पर उसमें क्या दिक्कत आती थी ये हमें इसके अंदर समझना हो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बार्टर ट्रेड। और ये सबसे बड़ी समस्या थी, ऐसी नहीं थी समस्या और नहीं थी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। जैसे एक समस्या और बता दूं, देखो एक समस्या ये थी, फिर आगे चलकर हम और समस्या देखें। बार्टर ट्रेड में एक बड़ी समस्या ये भी आई थी कि इसके अंदर, जस्ट गिव अ सेकंड, है ना, इसके अंदर दूसरी समस्या ये आई
कि मान लीजिए इसके पास 10 kg टमाटोज आ गए, कितना आ गए, 10 kg टमाटो हो गए। अब दिक्कत ये थी कि मोहनलाल को ढूंढते ढूंढते इसके टमाटो खराब हो जाते थे। तो इसके अंदर एक तरह से ये स्टोर, अपनी वेल्थ को स्टोर किसके फॉर्म में कर रहा है, टमाटो के फॉर्म में कर रहा है। पर टमाटो इज ए पेरिशेबल गुड, तो वो क्या है, वो खराब हो जाएंगे। ये ज्यादा समय तक अपने टमाटर को क्या कर रहा है, स्टोर नहीं कर पा रहा है। दिक्कत यहां आ रही है। तो स्टोरेज का भी यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। समझ में आ रहा है। तीसरी चीज ये है कि इसके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस 10, जो मेरे पास 5 किलो टमाटर जो मेरे को बेचने हैं, उसके बदले में मैं कितने आलू लूं, है ना। 1 किलो लूं, 2 किलो लूं, 3 किलो लूं, ये इसको समझ में नहीं आ रहा। फिक्स नहीं है, इसने 2 किलो बोल दिया, आपको पता लगा कोई दूसरा आदमी 3 किलो दे रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये सिस्टम कैसे मैं सॉर्ट आउट करूं। और इन्हीं सब के लिए एक सिस्टम निकल कर आया, दैट इज नोन एज मनी, है ना। मनी वैसा नहीं जैसा कि अभी आपके पास है मनी, जो नोट है वह वही नहीं है मनी। मनी के बहुत सारे टाइप्स हैं जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। बट यहां पर आप समझो कि मनी की एक बेसिक डेफिनेशन हमने बना ली है अभी तक, कि एक तो किसी को दो तो वो क्या कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, और वो एक तरह से मोड ऑफ पेमेंट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मनी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बार्टर सिस्टम समझ में आ रहा है। बार्टर सिस्टम में क्या समस्या है ये समझ में आ रही है। और अब मैं इसके अंदर देखो कैसे पैसा को लेकर आऊंगा, और पैसे से सारा सिस्टम बदल जाएगा, और बिल्कुल जो चीजें थी वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। तो देखो, ट्रांजेक्शन सिस्टम इन विच पार्टिसिपेंट डायरेक्टली एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। इसको अपन बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम क्या हुआ, बार्टर सिस्टम का मतलब ऐसा कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके आपने अपना काम चला लिया, तो इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बिना पैसे के क्या हो रहा है, बिना पैसे के ये बार्टर सिस्टम बड़ा ही जो है प्रॉब्लम में आ गया। तो देखो, बिना सिस्टम के इकोनॉमिक एक्टिविटी हो तो सकती है, पर इट विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो फिर इसके लिए जैसे अपन ने प्रॉब्लम देखी, तो मनी यहां पर आएगा, और मनी कहेगा कि यार चलो मैं तुम्हारी लाइफ इजी कर देता हूं, है ना। मनी कहेगा कि मैं तुम्हारी लाइफ इजी कर देता हूं, कैसे। अब तुम्हें सिर्फ एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको टमाटर चाहिए। इसने बोला अच्छा, ऐसा आदमी, बोले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो खत्म कर दिया मैंने। एक ऐसा आदमी ढूंढो जिसको टमाटर चाहिए। इसने ढूंढ लिया, इसका नाम मान लो रामलाल है। रामलाल को सिर्फ टमाटर चाहिए थे, तो इसने रामलाल को टमाटर दिए, और रामलाल ने इसको 20 रुपीज दे दिए, है ना। और ये 20 रुपीज लेकर किसी से जिसके पास आलू थे उससे आलू खरीद लिए। तो इसमें अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं रहना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे सिर्फ इसको एक एक वांट को सेटिस्फाई करना है, कि क्या है, इसको एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसको टमाटर चाहिए। पहले क्या था, एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसको टमाटर चाहिए और उसी पर्सन के पास आलू भी हो। ये बड़ा टिपिकल जॉब हो गया था। इसको बस ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसके पास, जिसको टमाटर चाहिए, टमाटर के बदले में वो 20 रुपए इसको दे देगा और 20 रुपए के आलू खरीद लेगा। इसकी लाइफ इजी हो गई। तो मनी इज यूज एज ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब कि ऐसा नहीं है कि मनी के बिना इकोनॉमिक ट्रेड नहीं होता है। मनी के बिना इकोनॉमिक ट्रेड हो सकता है, बट मनी उसको बहुत आसान बना देता है। पैसा उसको बहुत आसान बना देता है। पर सर पैसा बहुत खराब चीज है सर। पैसा तो सर रिश्तों को तोड़ देता है, वो अलग बात है। वो उसका एक तरह से सोशल कॉस्ट हो सकता है मनी का। ठीक है। तो फैसिलिटेटर का मतलब समझा। देखो कितना इजी हो गया। अब इसको कोई ऐसा नहीं है कि इसको पहले ऐसा आदमी ढूंढना था मोहनलाल टाइप का, जो कि क्या है, इसके टमाटर भी खरीद ले और उसके पास आलू भी हो। अब इसको ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। अब तो ये खुद ही इस तरह से कर सकता है, राइट। इसको बस एक ऐसा आदमी ढूंढना है जिसके पास टमाटर हो, जिसको टमाटर चाहिए, और उससे पैसा लेकर वो किसी से भी आलू खरीद सकता है जो भी आलू बेच रहा है। तो मनी, अगर मैं कहूं बिना मनी की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, तो ये तो गलत हो जाएगा। हो तो सकती है, पर दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसलिए मनी का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। मनी विल एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर की तरह मनी एक्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है। तो विदाउट मनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी पॉसिबल, बट इन दैट प्रोसेस देयर विल बी लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। So, in actuality, money acts as a facilitator in the economic transaction. Economic transaction के लिए मनी जो है फैसिलिटेटर की तरह यहाँ पर काम कर लेता है।
ठीक है। तो मनी के कुछ फंक्शंस हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती थी और किस तरह से मनी इसको सॉर्ट आउट करता है वो हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ द मनी एंड इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फंक्शंस बोल दें तो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मनी के। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी, 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मनी के, राइट। तो पहला जो फंक्शन है दैट इज व्हाट, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो बहुत इजी है समझना। हाँ सर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हमको समझ में आ गया है। क्या आ गया है बताओ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि मैंने उसको पैसे दिए, उसने मेरे को गुड्स दे दिए, ये एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, है ना। पहले समस्या ये आ रही थी सर, हमें एक मोहनलाल टाइप का आदमी ढूंढना था। अब हमें कुछ नहीं, अब हमारे बीच में यहाँ पर एक तरह से मीडिएटर आ गया मनी। मनी ने बोला भैया तुम्हारी समस्या है, मैं सॉर्ट आउट कर दिए देता हूँ। बोले कैसे करोगे तुम मनी, डियर मनी हाउ, कि भाई तुम मेरे से किसी किसी को टमाटर भेज दो, उससे पैसे लेकर तुम इसको पैसे दे दो, आलू खरीद लो। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तो बार्टर ट्रेड में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, बार्टर ट्रेड में ये प्रॉब्लम होता है बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन ए लार्ज इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट क्यों, बिकॉज पीपुल वुड हैव टू इनकर लुकिंग फॉर सुटेबल पर्सन टू एक्सचेंज देयर सरप्लस। मनी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मनी यहां पर बिहेव कर सकता है। ठीक है। अब दूसरा समस्या क्या आ रहा था, दूसरा समस्या ये है, और दूसरा फंक्शन ये है मनी का, दैट इज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। और ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक एक पॉइंट को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें ध्यान भी नहीं दो तो बस इस वीडियो को देखते रहो बस। तो ठीक है, वीडियो को देखते रहो और बाद में कोई कोई साइड में कोई एक्टिविटी नहीं, कि ऐसे नहीं कि नाश्ता कर रहे हो, खाना चल रहा है साथ में, मम्मी को ऑर्डर दे दिया मम्मी पराठे बना देना, मम्मी पराठे लेकर आ रही है, ऐसे नहीं। पूरा थोड़ा सा डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है ये समझो, और एग्जाम्पल लिखते जाना, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है, उसको ये पता लगाना है कि भाई एप्पल ज्यादा महंगे हैं कि शूज ज्यादा महंगे हैं, 1 किलो एप्पल ज्यादा महंगे हैं कि शूज ज्यादा महंगे हैं, उसको ये पता लगाना है। अब मनी वाला सिस्टम ही नहीं है, मनी है ही नहीं है। तो अब उसको ये पता लगाना पड़ेगा कि 1 किलो एप्पल ज्यादा महंगे हैं कि शूज ज्यादा महंगे हैं, इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। बार्टर ट्रेड चल तो रहा है पर बार्टर ट्रेड का कोई फिक्स नहीं है, कोई तो 1 किलो एप्पल के बदले में 3 शूज दे देता है, 3 जूते दे देता है। ठीक है, जूते देना वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, जूते देना एक ये भी कॉन्सेप्ट होता ना कि बेइज्जती करना, राइट, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं। शूज एक कमोडिटी है, उसका एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो 1 किलो एप्पल के अंदर कोई तो 3 शूज दे देता है, और कोई क्या होता है 10 शूज दे देता है, कोई 5 शूज दे देता है। तो बड़ा ही गलत सिस्टम है क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना। जैसे हम मान लीजिए किसी चीज की लेंथ माने, ठीक है, लेंथ बोले, ठीक है, कि इसकी कितनी लेंथ, तो आप बोलोगे साहब ये 1 मीटर का कपड़ा है। अच्छा, 1 मीटर का कपड़ा है, इतना बड़ा कपड़ा 1 मीटर का है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा है वो 2 मीटर का है, ये समझ में आ जाएगा, ये डबल है इसका, तो ये 2 मीटर का है, इस तरह से। पर अगर यही नहीं होता, मीटर वाला ही सिस्टम नहीं होता, ठीक है, यही नहीं होता कि भाई कितना मेजर करने का कोई वैल्यू ही नहीं होता, तो फिर कैसे करते हैं अपन, है ना, कि ये कपड़ा बड़ा है ये कपड़ा छोटा है। अब ये पता लगा ना, दिस 2 मीटर क्लोथ इज ग्रेटर देन 1 मीटर क्लोथ, इसके अंदर एक यूनिट है, ये देखो एक यूनिट है। तो मनी क्या करता है, मनी जो है कमोडिटी की एक तरह से औकात बताता है कमोडिटी की, भाई कमोडिटी तुम कितने कितने बड़े हो, मतलब कितना वैल्यू है तुम्हारा। क्योंकि अगर हम बोले 1 kg ऑफ एप्पल इज 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज, और 1 शूज पेयर इज ऑफ 20 रुपीज, तो आपको पता चल गया कि शूज जो है वो ज्यादा महंगे हैं और एप्पल जो है वो सस्ते हैं। अगर अपन को ये नहीं पता होता, ये अपने पास कॉमन करेंसी नहीं होती, यूनिट नहीं होती, क्योंकि 1 किलो एप्पल की फिर क्या होता बार्टर ट्रेड में, 1 किलो एप्पल के बदले में 5 किलो टमाटर भी आ रहे हैं, 3 किलो भिंडी आ रही है, राइट, इस तरह से 10 शूज आ रहे हैं, और शूज हर जगह अलग अलग, और ये सिस्टम सबके जगह अलग अलग हो रहा है। तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ना।
तो हमें ये नहीं, हम जब भी कंपेयर करने लगेंगे तो कंपेयर नहीं हो पाएगा हमसे फिर। तो यहां पर अब देखिए 1 kg ऑफ एप्पल अगर मान लीजिए 10 रुपीज के हैं और शूज जो है 20 रुपीज के, तो आपको पता है कि एप्पल जो है वो 10 रुपए के हैं और शूज जो है वो 20 रुपए के। क्यों? क्योंकि एक यूनिट ऑफ मीजर हमारे पास है। एक हमको पता है रुपीस का, हमको पता है 10 रुपए का 1 किलो शूज आता है, 1 किलो एप्पल आता है, और 20 रुपीज का एक पेयर ऑफ शूज आता है। समझ आ रहा है? तो एक एक तरह से हमें पता चल जाएगा, है ना, एक तरह से यूनिट की तरह ये बिहेव कर रही है। जैसे ये मीटर यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, वैसे रुपीस जो है वो एक तरह से यूनिट है। ठीक है, तो यहां पर देखो, मनी कैन एक्ट एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी यूनिट्स। ठीक है, जैसे इफ ए प्राइस ऑफ पेंसिल इज रुपीज 2, वी मीन्स दैट द पेंसिल कैन बी एक्सचेंज फॉर द 2 यूनिट्स। अगर मान लो पेन का जो है वो 10 रुपए है, तो उसका मतलब 10 यूनिट्स के अंदर हम पेन को ले सकते हैं। तो मनी गिव अस क्लियर कंसिस्टेंट वे टू अंडरस्टैंड वैल्यू अक्रॉस डिफरेंट आइटम्स। डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की क्या वैल्यू है, क्या इनकी वैल्यू है, इनका औकात क्या है। ठीक है, इस तरह से अपन कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं ना इस टॉपिक के अंदर। तो पेन बोलेगा और पेंसिल, इनमें बड़ा कौन है ना, इन दोनों में लड़ाई हो गई, पेन और पेंसिल में लड़ाई हो गई। पेन बोल रहा है कि मैं बड़ा, पेंसिल बोल रही है मैं बड़ी। पेन बोल रहा है मैं तो बड़ा हूं क्योंकि मैं एक मतलब एक तरह से परमानेंटली लिख देता हूँ, मेरा मिटाया मिटता नहीं है, लिखा मिटता नहीं है। तो बोलता है यही तो तेरी में कमी है। पेंसिल बोलती है यही तो तेरी में कमी है, मेरे तो पीछे देख रबड़ लगा हुआ है, मैं तो आराम से मिटा भी सकती हूँ, उसके ऊपर पेपर को वापस यूज कर सकती हूँ, इसलिए मैं बड़ी। पेन बोल रहा है मैं बड़ा, ये बोल रही है नहीं मैं बड़ी। फिर मनी आता है, रुको मैं बताता हूँ। पेन, तुम 10 रुपए के आते हो, पेंसिल तुम 5 रुपए की आती हो, तो पेन तुम बड़े। फिर पेन इसको चिढ़ाता है, कहा था ना मैंने पहले ही कि मैं बड़ा। तो मनी ने क्या करा, मनी ने एक तरह से क्लियर कंसिस्टेंट वे अमन को प्रोवाइड कर दिया टू अंडरस्टैंड वैल्यू, इसका क्या वैल्यू है, वैल्यू अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट आइटम। इतने में फिर यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर बोला मैं बड़ा। तो मनी ने बोला रुक मैं बताता हूँ, तू 100 रुपए का है, तू बड़ा। इतने में यहाँ पे लैपटॉप आ गया, बोले तुम सबका डैडी मैं हूं, ठीक है, मैं बड़ा। तो मनी ने बोला यस, ये 1 लाख रुपए का आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं मनी गिव ए क्लियर कंसिस्टेंट वे टू अंडरस्टैंड वैल्यू अक्रॉस द डिफरेंट आइटम्स। डिफरेंट आइटम्स की वैल्यू हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? तो पहला फंक्शन हमने पढ़ा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हाँ सर, इंपॉर्टेंट तो था और हमको कहीं ना कहीं समझ में भी आ गया। बार्टर सिस्टम आपने समझाया ना, उससे हमको ही समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा हमने बताया दैट इज वन कॉमन, जो है होता है एक मेजर ऑफ वैल्यू है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो एक यूनिट की तरह है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये सर ये भी बड़ा इजी था, ये भी समझ में आ गया, कौन बड़ा वाला कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया। ठीक है, तीसरी चीज है दैट इज नोन एज स्टोर ऑफ वेल्थ। ये एक इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्टोर ऑफ वेल्थ। बट इसको है ना हम सेकेंडरी फंक्शन बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम सेकेंडरी फंक्शन बोल रहे हैं। स्टोर ऑफ वेल्थ को हम क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी फंक्शन बोल रहे हैं। इन दोनों को प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं, स्टोर ऑफ वेल्थ को सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं। और फिर हम डिफर्ड पेमेंट वाला एक आएगा, डिफर्ड पेमेंट, उसको भी हम सेकेंडरी जो होगा सेकेंडरी हम इसको फंक्शन बोलेंगे, राइट। तो ये दोनों प्राइमरी फंक्शन में काउंट होते हैं, ये दोनों सेकेंडरी फंक्शन में काउंट होते हैं। किसी किसी बुक के अंदर ये भी लिख रखा है कि ये भी प्राइमरी फंक्शन है, बट एनसीईआरटी के अंदर ये लिख रखा है दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है? और बिल्कुल ध्यान रखो, ये जो क्लास अपन कर रहे हैं इसके बाद कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आपको, ये तो आपको समझ में आया, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर से सारा का सारा ले लिया। कुछ टॉपिक्स हमने एनसीईआरटी में से लिए हैं, ठीक है, जहां पर बेस्ट मिला ना हमको, हमने वहां से लिया है। हमें ये नहीं है कि भाई एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे, इसके अंदर आराम से एनसीईआरटी तो कवर हो रही है ना। नहीं, इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स, ठीक है, बहुत रिसर्च पेपर, सब कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक और एक सर्वे तो आपको पता ही है अपन कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा डिटेल के अंदर कर रहे हैं, राइट। योजना, कुरुक्षेत्र, सब। पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब जगह आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो देखो, थर्ड जो फंक्शन है दैट इज स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टोर ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है कि मान लीजिए पैसा था ही नहीं सिस्टम के अंदर, मान लो बार्टर ट्रेड चल रहा है। क्या बात करूं सर, पैसा है ही नहीं, नहीं है पैसा, ओके सर, बार्टर ट्रेड इज गोइंग ऑन। और बार्टर ट्रेड के अंदर आप समझ रहे हैं कि मैंने बहुत सारे टमाटर
प्रोड्यूस करे, है ना, बहुत सारे टमाटर मैंने प्रोड्यूस कर दिए। अब इस टमाटर को आके मैंने कहा यार मेरे पास पता है कितने, मेरे पास बहुत सारे टमाटर, मेरे पास बहुत सारे वेल्थ है, आई एम ए रिच मैन, मैं अंबानी बन गया, वहां मजा आ गया। ठीक है, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, पर मनी नहीं था इसमें, मनी नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस टमाटर को एक जगह पर रखा, तो मैंने देखा कितने सारे टमाटर अभी तो खेत में पड़े थे, फिर मैंने कहा चलो उसको उठा के कहीं रख देते हैं, कोई मेरा वेल्थ को चोरी ना कर ले। तो मैंने सारे टमाटर्स को भरना शुरू करा घर के अंदर। तो घर के अंदर जब टमाटर भरा तो इतने सारे टमाटर थे कि एक तो मेरे जो 3 कमरे थे, तीनों कमरे भर गए। सब अब कमरे में टमाटर रहते हैं, मैं सड़क पे आ गया, मैं फुटपाथ पे सो रहा हूँ, और ये टमाटर कमरे में आ गए। तो मतलब इन टमाटरों को मैं एक तरह से वेल्थ की तरह स्टोर करने की सोचूं तो नहीं हो पा रहे ना, दिक्कत ही आ गया, हो तो रहे पर फिर मेरे को बाहर। फिर 3-4 दिन बाद मैंने कहा ठीक है चलो यार बाहर रह लेंगे, अपने पास पैसा तो बहुत है, पैसा बहुत है अपने पास, अपन तो अंबानी के कंपटीटर हो गए, खूब पैसा है अपने पास, टमाटर ही टमाटर। तो थोड़ी सी दिनों बाद आपको थोड़ा स्मेल आने लगा, आपने सोचा यार ये क्या है, आपने नाक सुकोड़ने लगे यार ये क्या चीज हो गई। आपने जाकर देखा, अरे भैया बहुत गंदा सिस्टम हो रहा है, सब कुछ सड़ गया, और मक्खियों पे मक्खी मच्छर, और भाई आपसे एक सेकंड नहीं रुका गया, बाहर आके आप चिल्लाओगे हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं तो अंबानी था, अब मेरे पास पैसा ही नहीं बचा, क्या करूं, सारे मेरे टमाटर, हे मेरे टमाटर सारे के सारे खराब हो गए। समझ में आ रहा है? तो आप समझ गए कि टमाटर को एज ए वेल्थ आप स्टोर नहीं कर सकते, है ना। इसी तरह से कोई भी कमोडिटी ले लो, राइस भी अगर बनाओगे तो राइस भी थोड़े दिनों में खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लो पटेटो लेते हो तो पटेटो भी, तो मतलब कमोडिटी को एज ए वेल्थ तो आप स्टोर नहीं कर सकते। तो आप क्या करें कि आपने जो 100 किलो टमाटर प्रोड्यूस करे थे, इनको कहीं बेचकर अगर कोई आपको मनी दे दे, तो मनी को हाँ हाँ हम स्टोर करके रख सकते, मनी खराब नहीं होने वाला। कि कल को देखा मनी रखा और फिर देखा आपके ड्रॉअर में से बहुत सारी स्मेल आने लग गई कि मनी खराब हो गया, बोले भाई 3 दिन में मैं खराब हो गया, ऐसा नहीं है, मनी जो है वो खराब नहीं होता है। तो मनी को आप एक तरह से स्टोर ऑफ वेल्थ के अंदर यूज कर सकते हो। जो भी आपने वेल्थ प्रोड्यूस करा, जैसे टमाटर आपने प्रोड्यूस किया, टमाटर को बेच दिया मार्केट में, उससे पैसे आ गए, और पैसे को आप एक तरह से स्टोर करके रख सकते हो। तो बार्टर ट्रेड में ये भी एक बड़ी समस्या थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कमोडिटी प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, तो उसको रखे कहाँ भाई, कमरों में रख दिया, हमको बाहर लगा दिया, कमोडिटी निकाल लो, देखो ये है तुम्हारी कि हमारी वैल्यू ये है कि हमको तुमने घर में रखा, हमने तुमको बाहर सुला दिया। थोड़े दिनों में कमोडिटी खराब हो गई, पूरा वेल्थ जो था आपको लग रहा था हम अंबानी बन गए, आप बर्बाद हो गए। तो स्टोर ऑफ वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आर यू गेटिंग दिस वन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मनी। ठीक है, पर देखो बार्टर सिस्टम हैज अदर डिफिशियंसीज ऑल्सो, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ अंडर द बार्टर सिस्टम, उसकी वेल्थ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, आई हैव 10 kg ऑफ एक्स्ट्रा राइस, आई शुड स्टोर इट फॉर द फ्यूचर, बट इट रिक्वायर्स टू मच स्पेस, बहुत सारी स्पेस चाहिए होगा। आई विल सेल इट टू द अदर पर्सन, बट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट विल बी द प्रॉब्लम, मैं किसी को बेच भी नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टोर करके रख लूंगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर राइस के खराब होने का दिक्कत है। ठीक है, जब मनी वाला सिस्टम है, ये तो है बार्टर सिस्टम, ठीक है, और मनी वाला सिस्टम कि मेरे पास 100 kg राइस है, आई विल सेल इट टू द अदर पर्सन एंड गेट मनी, और मनी को एक तरह से वेल्थ की तरह अपन यूज कर सकते हैं, एक तरह से स्टोर ऑफ वेल्थ, स्टोर ऑफ वेल्थ। राइस मेरी वेल्थ था, ठीक है, स्टोर ऑफ वेल्थ की, उसको बेचकर मैंने उसके पैसा ले लिया, और पैसे को एक तरह से आप आराम से रख भी सकते हैं, लॉकर में रख दो, छोटी सी जगह लेगा, घर में आराम से सो भी सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आपको घर में से बाहर निकाल दिया उसने, नहीं। ठीक है, अरे सर पैसे की तो आप क्या बात कर रहे हो, छोड़ो सर पैसे की बात, पैसा तो इतनी बुरी चीज है, घरों को तोड़ देता है सर। बिल्कुल सही बात है, बट हम अभी सोशल कॉस्ट पे बात नहीं कर रहे, अभी हम इकोनॉमिक्स से हम पे बढ़ रहे हैं। सर अंबानी के अंदर दोनों भाइयों के अंदर बंटवारा कर दिया पैसे पे, पैसा जितना कम ना सर उतना ही ठीक। ठीक है, तो फिर आप फिलोसफर वाला दिमाग लगा रहे हो, राइट। तो सपोज यू हैव एन एंडोनमेंट ऑफ राइस which you do not wish to consume today entirely. You may regard this stock of surplus rice as an asset which you may wish to consume or even sell off for acquiring other commodities at some future date. But rice is a perishable item and cannot be stored beyond a certain period. तो यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
इसके अलावा राइस को होल्ड करने का बहुत सारा स्पेस। तो ये एग्जांपल मैंने एज इट इज आपकी भाषा के अंदर ही इस एग्जांपल्स को लिख दिया है। तो अगर मान लें भूले बिसरे आप भूल जाते हैं, ठीक है ना, अगर आप भूल जाते हैं किसी दिन, राइट, और आपको क्या है, आपको वापस रिकॉल करना है, तो पूरा पूरा एग्जाम्पल पढ़ के ही कर सकते हैं। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक बार एग्जाम्पल की तरह से ये चीजें समझ लेना, तो आपको फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत यहां पर होगी नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो, एक चौथा जो फंक्शन है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, मान लो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर के अंदर जो पेमेंट। मान लो मैंने एक घर खरीदा, ठीक है, घर था 2 लाख रुपए का, मेरे पास थे कम पैसे, मेरे पास 50,000 रुपए ही थे, 50,000 रुपए, राइट। तो मैंने इस पर्सन को बोल दिया कि भाई देख, अभी तू मेरे को घर दे दे, घर दे दे, और मैं तेरे को इसके बदले में क्या करूंगा, इसके बदले में 50,000 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट में मैं आपको दे दूंगा, 50,000 रुपीज की 4 इंस्टॉलमेंट में आपको दे दूंगा। समझ में आ रहा? तो अब ये जो चीज है, एक एक मेंटेन हो गया ना, 2 लाख रुपए है, ठीक है, ये मेरे को 4 बार देगा, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितने हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को 50,000 रुपए दे देना हर महीने, हर मतलब 4 बार में दे देना, राइट। जैसे आप आएगी सर हम फीस जमा नहीं करा पा रहे, तो मैंने कहा 3 इंस्टॉलमेंट में आपको दे देना, 10 इंस्टॉलमेंट में दे देना, 20 इंस्टॉलमेंट में दे देना, ये जो कहना होता है दैट इज नोन एज व्हाट, डेफर्ड पेमेंट के लिए, मतलब फ्यूचर में जो पेमेंट हो रहा है उसके लिए ये चीजें इसके अंदर बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि मनी एक बहुत रिलायबल यूनिट है, जिसके अंदर आपको जो फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करना है, फ्यूचर में जो पैसा देना है ना, उसके लिए एक तरह से ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि 2 लाख रुपए देना है आपको, तो 50,000 50,000 रुपए की दे दो। ठीक है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मेरे को ये काम करना है, ये काम जब पूरा हो जाएगा तो आप मुझको क्या कर देना, इतने पैसे दे देना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से ये एक तरह से डेफर्ड पेमेंट के अंदर हो गया। मान लीजिए आपको पता है कि 50,000 रुपए आपको देने हैं, ठीक है, मान लीजिए मनी वाला सिस्टम नहीं होता, मैं कहता कि भाई मैं ये तेरा काम कर रहा हूं 10 दिन के अंदर, 10 डेज में, ठीक है, या फिर 1 साल लगेगा इस काम करने के लिए, तू मेरे को है ना 2 किलो टमाटर दे देना। उसने बोला ठीक है यार, 2 किलो टमाटर दे दूंगा मैं तो। उस वक्त 1 किलो टमाटर जो थे वो 5 रुपए के थे। अब भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब 1 साल बाद जब इसका पेमेंट लेने का टाइम आया, तो एक टमाटर, 1 किलो टमाटर जो है ना, वो 100 रुपए का हो रखा है। वो सॉरी, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, हाँ। अब ये बोल रहा है भाई 10 रुपए की चीज का काम तेरे से कराया है, मैं तेरे को 200 रुपए कैसे दे दूं। समझ में आ रहा है, 2 किलो टमाटर की बात हुई थी, तो वो बोलेगा भाई मेरी तो 2 किलो टमाटर की बात हुई थी। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड चीज नहीं है ना, डेफर्ड पेमेंट के लिए स्टैंडर्ड चीज नहीं है ना। और हो सकता है इसको टमाटर नहीं चाहिए हो, ये भी दिक्कत है। इसको टमाटर नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए हो, उसको अब टमाटर की जरूरत ही नहीं पड़ी 1 साल बाद। 1 साल बाद उसने टमाटर खाना छोड़ दिया। एक भगवान के मंदिर में गया था, वहां पर ऐसे बोला कि बेटा तेरे पे कृपा तभी होगी जब तू टमाटर खाना छोड़ देगा। अभी 2 किलो टमाटर का क्या करे। समझ में आ रहा है? तो जब भी डेफर्ड पेमेंट होता है तो हमको पता नहीं कि उस चीज की नीड हमको रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर बार्टर सिस्टम में चल रहा होता तो उस सिस्टम के अंदर उस चीज की हमको नीड रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वो एक तरह से टमाटर इज नॉट ए रिलायबल यूनिट ना, टमाटर एक रिलायबल चीज नहीं है वो तो। आपका टेस्ट ही बदल गया, अब आप टमाटर खाते नहीं है। डॉक्टर ने कहा टमाटर खाना छोड़ दो। अब आप क्या करोगे, 1 साल तक आपने काम करा, आपको टमाटर दे रहा है भाई 2 किलो। तो दोनों साइड से समस्या है। पर अगर पैसा हो जाएगा, पैसा पता है अपन को कि पैसा है कि हमको, हाँ ठीक है 1 लाख रुपए मिलना है, तो बस वो ठीक है भाई। फिर 1 लाख रुपए की यूनिट रुपए जो होगा, इसका क्या है, आप लेकर फिर आप टमाटर नहीं खरीदना चाहते तो आप एक तरह से आलू खरीद लो, भिंडी खरीद लो, द वे यू लाइक, जो आपको खाना है वो खरीद लो। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ये आपको समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ द मनी मींस दैट मनी सर्व्स एज ए रिलायबल यूनिट
फॉर ट्रांजेक्शन वेयर पेमेंट्स आर डिलेड टू द फ्यूचर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई लोन हो गया, अदर फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू बी एस्टेब्लिश विद एन एग्रीड अमाउंट पेबल एट ए लेटर डेट। तो हम बता देते हैं कि साहब हमको इतना पैसा हमको चाहिए, राइट। हमको ये भी समझ में आ गया कि हमको कोई चीज खरीदनी है 1 लाख रुपए की, तो हमारे को अगर मान लो 10 इंस्टॉलमेंट्स में वो देनी है, तो एक इंस्टॉलमेंट में हमको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, ये भी हमको समझ में आ गया। तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए दिस इज द नोन एज डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर में जो पेमेंट करना है, आज करना है वो तो कर ही देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्यूचर में जो पेमेंट करना है वो कैसे करना है, क्या उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, दैट दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर फंक्शन ऑफ द मनी, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। तो आपको सैलरी देनी है तो आपको पता है कि कितनी सैलरी इसको देनी है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। आपको भी पता है, उसको भी पता है, सबको आइडिया है क्या स्टैंडर्ड है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हर एक की चीज की जो है वैल्यू आप कमोडिटीज के बेसिस पे नहीं कर सकते ना, ठीक है, कि कमोडिटीज के बेसिस पे आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो बार्टर ट्रेड में ये समस्या थी डेफर्ड पेमेंट को लेकर, तो डेफर्ड पेमेंट की समस्या मनी ने इसको हटा दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इमेजिन यू बाय ए फोन ऑन एन 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान, द कॉस्ट इज 12,000, so you agreed to pay 12 monthly installment of 1,000 rupees because money is standard unit of value. Both you and the seller knows that 1,000 today will be acceptable as the same amount each month, ठीक है ना। तो आप 1,000 दे सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई ये 1,000 रुपीज मिल मिलकर ही लास्ट के अंदर 12,000 बना देंगे, राइट। तो 1 साल बाद भी ये 12,000 ही बनाएंगे, ऐसे नहीं कि 1 साल बाद ये 13,000 बना दे, 14,000 बना दे, ऐसा नहीं, 12,000 ही बनाएंगे। आपको भी पता है, उसको भी पता है। द फंक्शन इज क्रूशियल फॉर द इकोनॉमी एज इट इनेबल्स लैंडिंग, बोरोइंग्स, प्लानिंग फ्यूचर ट्रांजिशन विद द कॉन्फिडेंस इन द एग्रीड टर्म्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसे आपको इसके अंदर यहाँ पर समझ में आना चाहिए, राइट, ठीक है। तो दिस इज व्हाई व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। बार्टर ट्रेड में ये सिस्टम नहीं हो पाता, ये आपको इसके अंदर। तो हमने क्या पढ़ा, हमने फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ लिए। यस सर, फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ लिए हमने। सर हम बताएं आपको फंक्शंस ऑफ मनी है क्या है। पहला फंक्शन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और दैट इज ए प्राइमरी फंक्शन, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, एक्सचेंज। दूसरा फंक्शन दैट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी फंक्शन, दैट इज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें भी हमको पता चल गया सर किसकी औकात कितनी, वो वाली अपन ने इसके अंदर देख ली थी, पेन की औकात इज ग्रेटर देन द पेंसिल की औकात, राइट। फिर तीसरा जो हमने देखा दैट इज टमाटर सड़ गए सर, टमाटर ने हमको घर से बाहर निकाल दिया सर, दैट इज नोन एज व्हाट, स्टोर ऑफ वेल्थ। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, स्टोर ऑफ वेल्थ। और चौथा जो हमने कहा कि सर हमने कभी लोन लिया तो हमको कितना पैसा देना है, या फिर हमने क्या करा, फ्यूचर में कोई काम करा है, डेफर्ड पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है मनी, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। सर ये दोनों जो है दैट इज प्राइमरी फंक्शन, दिस टू इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द मनी, ठीक है भाई। तो ये आपको इसके अंदर इस तरह से याद करना है। तो मनी क्या होता है, हमने क्या पढ़ा अभी तक, मनी क्या होता है ये हमने समझ लिया सर। और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मनी, और 4 फंक्शंस हमने समझ लिए मनी के। अब मैं तुमको बताता हूं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मनी। तरह तरह के, विभिन्न तरह के मनी पाए जाते हैं। इन विभिन्न तरह के मनी के बारे में हम इसके अंदर समझेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। तो सबसे पहला एक जो मनी होता है दैट इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। अब एक मनी का कॉन्सेप्ट यहां पर समाज के अंदर आ गया, ठीक है, कि भाई बार्टर ट्रेड में हो रहा था बहुत सारा प्रॉब्लम, तो यहां पर एक मनी वाला सिस्टम इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 100 रुपए का नोट है, ठीक है, मेरे पास अभी है नहीं जेब में, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपीज का नोट। अब 100 रुपीज का नोट के अंदर से मैं 100 मिटा दूं किसी तरह से, है ना, तो दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर फॉर यू। आप उसके अंदर 100 रुपीज के नोट के अंदर 100 रुपीज काट देना। आज एक काम करना, तुमको देखो नुकसान करवाता हूँ तुम्हारा। 100 का नोट, तुम 100 रुपए उसके ऊपर लिखे हुए ना, उसको काट देना, ऐसे पूरा काट देना उसको, 100 रुपए की वैल्यू बिल्कुल छुपा देना। और फिर जाना, लो भाई, और मेरे को 100 रुपए की चीज दे दो। तो वो आपका पैसा देखेगा, अरे 100 रुपए तो काट दिया तुमने। बोले काट दिया तो क्या हुआ यार, इसका वैल्यू तो वही सेम रहा ना,
इसमें तो हमने थोड़ी सी इंक की तो लगाई, बाकी ये तो उतना ही है ना। बोले भैया ये दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ले जा इसको, 1 रुपए की चीज नहीं दूं मैं इसमें तेरे को। तो मतलब ये जो पेपर है इसका कोई वैल्यू नहीं है भाई, उसके ऊपर जो 100 रुपए लिखा हुआ है ना तब जाकर इसकी वैल्यू बनता है। तो मतलब इस पेपर के अंदर से 100 रुपए हटाकर और फिर इसको बेचने की कोशिश करेगी, भाई चलो पेपर बेच देते हैं, पेपर का कुछ प्राइस होगा। तो बोलेगा नहीं नहीं साहब, इसका ये 1 रुपए में नहीं दे कोई तेरे को, तुमको इसके अंदर ये दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इसकी जो ये जो वैल्यू है, इस पेपर की जो वैल्यू है, पेपर की वैल्यू मान लो 50 पैसा है, ये जो वैल्यू है दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। सिक वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू है, तुम्हारी क्या वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो 100 रुपए का नोट है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो 100 रुपए है, 100 रुपीज है, दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू, दिस इज नोन एज एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो 100 रुपए का जो नोट था, जब उसके अंदर बिल्कुल सब कुछ सही था तो सब 100 रुपए की चीज आपको दे रहे थे, पर जैसे आपने इसको काटा इसके अंदर इस तरह से, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। उसकी जो होगी वो बहुत ही कम है, 50 पैसे भी कोई आपको उसके अंदर नहीं दे रहा है। तो दिस वैल्यू इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू, और दिस वैल्यू इज नोन एज एक्सट्रिंसिक वैल्यू। सर सही बात है सर, ये बात तो सही है सर। जैसे हम आपको बताएं सर एक चीज, मैं आपको बताऊं एक चीज, तुम्हारे ऊपर एग्जांपल लूं, तुम्हारी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ठीक है, देखो, अभी सर हमको फैमिली के अंदर रिलेटिव कोई पूछता तक नहीं है सर, हमारी कोई वैल्यू नहीं है अभी, हमारी वैल्यू बहुत कम है। फोन, मामा जी का फोन आया था, बात तक नहीं करते हैं, बोले वो क्या कर रहा है, अच्छा वो तो पढ़ रहा होगा, चलो चलो छोड़ो छोड़ो। चाचा जी का फोन आया था, किसी ने बात तक नहीं करते हैं सर हमसे। फैमिली में कोई आता है, अरे भाई 4 साल हो गए, मजाक उड़ उड़ाते हैं सर, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं है सर हमारी। हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना, हमारी खुद की वैल्यू जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो। जीरो भी नहीं सर, नेगेटिव बोल दो आप तो बढ़िया रहेगा सर। पर सर पता है आजकल तो हमें फर्क पड़ना भी बंद हो गया है। कोई कुछ भी बोले क्या है, अपन को तो पढ़ाई करनी है, अपन को डायरेक्शन मिल चुकी है, अब अपन को वहां पर चलना। ठीक है, अब मान लो आपके ऊपर लग गया आईएएस का टैग। सर पूछो मत, जो मामा जी हमसे 1 साल में बात नहीं करे, वो एक दिन में 10 बार कर ली। सर पूछो मत, वो चाचा जी तो मिलने आ गए सर मिठाई लेके, बहुत दूर रहते थे वो, आज तक घर नहीं आए सर। वो घर आए तो हमको, हमारी तो शक्ल तक नहीं देखी। वो आज मिठाई का डब्बा, अरे मेरा भतीजा मेरी भतीजी, बिल्कुल मेरे को पता था ये तो बंदा ही अलग ही है थोड़ा। ये जो टैग आते ही आपकी जो वैल्यू हो गई, वो क्या हो गई, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। समझ में आ रहा है, ये आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। इस टैग को हटा दो वापस, तो वापस आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ में आ रहा है। अब चलो हम करेंसी के ऊपर आते हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम करेंसी के ऊपर आते हैं। करेंसी, अगर उसके ऊपर से हटा दो ये 100 का तब तब का हटा दो, इसके ऊपर से गवर्नर के साइन जो हो रहे हैं वो हटा दो, तो इस पीस ऑफ पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, 50 पैसे भी नहीं। कोई तुमको 50 पैसे भी नहीं देगा, देख लो। अगर आप गवर्नर वाला वो हटाकर और 100 का ऐसे बिल्कुल उसके ऊपर वो कर दो, आप पेंट कर दो, और फिर दो भाई ले, 100 रुपए हुआ करता था किसी जमाने में, इसको बेच देना। बोले नहीं साहब ये तो नहीं। तो मतलब इसकी वैल्यू जो है ना, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस और एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज मोर। समझ में आ गया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू, है ना। तो यहां पर एक पॉइंट हमने इस तरह से इसके अंदर समझा। पर मान लीजिए कोई ऐसा मनी है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू, देन इट इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। है सर, ये क्या बोल दिया आपने, फुल बॉडीड मनी क्या है, जब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ कमोडिटी दैट इज मेकिंग द मनी सेम। जैसे कि मान लीजिए पहले जो सिक्के चलते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, गोल्ड के सिक्के चलते थे, गोल्ड। गोल्ड इज ट्रीटेड एज ए मनी, सिक्के थे ना, करेंसी जैसे होती थी, वो गोल्ड की करेंसी होती थी, जिसमें जितने का गोल्ड होता है, मान लो 100 रुपए का गोल्ड है,
उतना ही करेंसी जो है, एक तरह से करेंसी का जो होता है उतना ही वैल्यू होता है। 100 रुपए का गोल्ड कॉइन, पहले गोल्ड कॉइन चलते थे, सिल्वर कॉइन चलते थे, आपने सुना होगा। तो जितना पैसा, ठीक है, सिल्वर कॉइन तो अभी ब्रिटिशर्स के टाइम चलते थे, जितना पैसा इस पे लिखा हुआ है उतना ही, अगर इसको हटा दो, 100 रुपए को हटा भी दो, तो भी 100 रुपए में बिक जाएगा। मतलब इसकी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू इक्वल है। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आप आईएएस हो कि नहीं हो, आपकी वैल्यू सेम ही है। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप बिना आईएएस के थे आप फैमिली के लिए, वो भी सेम हो, और जब आईएएस बन गए तो भी आप सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मामा चाचा तो ठीक है छोड़ो, मदर के लिए बच्चा शुरू से लेकर आखिरी तक सेम ही रहता है। मदर उतना ही प्यार करेगी आपको, है ना। ये मदर लव जो है ना, वो अलग ही तरह का प्यार है। माँ का प्यार अलग तरह का प्यार, है ना। उसका कहीं भी पता नहीं क्या है, मतलब इसके अंदर बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट ऑफ 9 मंथ पीरियड ऐसा होता होगा या क्या है, कि माँ कभी अपने बच्चे के साथ गलत सोच भी नहीं सकती। ठीक है, या तो वो माँ को पागल होना पड़ेगा उसके लिए, मेंटली इल, या उसको लगेगा कि ये जो गलत सोच रही है उसके अंदर ही उसका भलाई है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप समझो कि यहां पर मदर जो है वो आपकी वैल्यू हमेशा उसके लिए इंट्रिंसिक इज इक्वल्स टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू होगी। आप आईएएस हो नहीं हो, आपके लिए वो क्या है, मदर, आप उतने ही प्यारे रहोगे। ठीक है, आपके ऊपर आईएएस का टैग लग गया तो भी इतना है, वैल्यू है, और नहीं था तभी भी अपना बच्चा तो बच्चा ही है। ज्यादा प्यार नहीं बढ़ गया आपका आईएएस के, मामा जी का बढ़ गया, चाचा जी का बढ़ गया, वो अलग बात है। क्योंकि उसके लिए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दैट इज वेरी लेस, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी मोर, वेरी मच हाई। तो फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी जैसे सोने का सिक्का जिस पे लगा है 100 रुपए और उसका वैल्यू भी 100 ही रुपए है। अगर आप ये 100 रुपए मिटा भी दोगे तो भी मार्केट के अंदर वो 100 रुपए का बिक जाएगा। तो मनी की जो वैल्यू है, ये जब मनी की तरह बिहेव कर रहा है, करेंसी की तरह जब बिहेव कर रहा है, और इसकी कमोडिटी की जो वैल्यू है, जब इसको हटा दो मनी, इसके ऊपर से क्रोच दो आप, ठीक है, तो जो कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, दैट इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सब तरह से मैंने इसको आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल इज नोन एज फुल बॉडीड मनी, दैट इज मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। For example, during the British period, 1 rupee coin was made of silver and its value as money was same as its value of commodity. तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। और जो फुल बॉडीड मनी नहीं है उसको पार्शियल बॉडीड मनी कर देंगे अपन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपको एक तरह से यहां पर समझ में। ठीक है, चलो। फुल बॉडीड मनी में किसी को दिक्कत है? टाइप्स ऑफ मनी हम पढ़ने में बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, उस डायमेंशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको क्या करो, इसको आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सेकंड जो है दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या है? ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, मान लो कि आप किसी दुकान पे गए, आप दुकान पे गए तो दुकान पे आपने 100 रुपए दिए, ठीक है, दुकान वाले ने आपको 90 रुपीज दे दिए, है ना। और 10 रुपीज का कोई सामान आपने खरीदा, 10 रुपए दिए और दुकान वाले के पास 80 रुपए थे, है ना। या फिर आप ऐसे समझो, आप एक ऐसी दुकान पे गए जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, जिसके पास बहुत सारे कूपन्स हैं, मिल्क के कूपन्स, समझ में आ रहा है? तो उसने आपको एक कूपन काट कर, उसने आपको 100 कूपन दे दिए, 100 कूपन दे दिए, मतलब एक कूपन मतलब एक मिल्क का थैली, ठीक है। तो एक कूपन इज इक्वल्स टू क्या? 1 मिल्क का थैली, 1 पैकेट ऑफ मिल्क, ठीक है। तो अब ये एक कूपन जो है ना, दैट इज रिप्रेजेंटेटिंग व्हाट? दैट इज रिप्रेजेंटेटिंग वन वैल्यू, वन वन अगर आप देखिए यूनिट ऑफ मिल्क, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना 1 यूनिट ऑफ मिल्क। अच्छा, इस कूपन को अगर कहीं आप बेचोगे, किस पे लिख रखा है कि भाई एक पैकेट दूध का है, राइट, इसको कहीं बेचोगे तो भी आपको क्या होगा, वो पर्सन आपको उतना पैसा दे देगा,
ठीक है, जैसे 25 रुपए का मिल गया तो 25 रुपए उसने आपको दे दिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक दुकानदार था। अब देखो इस एग्जाम्पल को अब मैं आपको समझाता हूँ। एक दुकानदार था, उसको आपने कहा कि भैया लो 1000 रुपए ले लो, है ना, 1000 रुपए ले लो, और हमको है ना कूपन दे दो, हम रोज रोज पैसा लेकर नहीं आएंगे आपके पास, हमको कूपन दे दो। इसने कहा कि ठीक है बहन जी, मैं आपको 1000 रुपए के 25 रुपए का मिल्क का पैकेट है, तो 40 कूपन्स मैं आपको दे देता हूँ। बोले ठीक है भाई साहब, थैंक यू, 40 कूपन हमने दे दी। अब आप घर में बैठे थे, आप कूपन लेके जाते, और पर आपके ना इस बार 30 कूपन ही लगे, और आपको अपना घर शिफ्ट करना है, मतलब उस दुकान पे आप वापस नहीं आओगे अब। तो आप क्या करोगे, 10 कूपन बेच कर चले जाओगे, 10 कूपन बेच के चले जाओगे पड़ोसी को कि बहन जी ये 10 कूपन आप रख लो और मेरे को 250 रुपये दे दो बहन जी। तो बोले कि ठीक है बहन जी, मैं आपको 250 रुपये दे देती हूँ। तो ये 10 कूपन का वैल्यू जो है, दैट इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू इनका सेम है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू सेम है। ठीक है, 10 रुपए का कूपन है क्योंकि वो, ठीक है। अब कूपन का वैल्यू अगर हम देखें, क्योंकि ये अब ऐसा मत समझना कि कूपन को आप क्या कर रहे हैं, कूपन को आप मिटा दे रहे हैं। नहीं, कूपन क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और चीज को, राइट। तो कूपन का इंट्रिंसिक मतलब पर्पस ही ये है कि वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और चीज को, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने यहां पर जो कूपन दिया तो उसने आपको 25 रुपीज दे दी। क्यों कूपन के 25 रुपीज क्यों दे दिए, बिकॉज दैट कूपन इज फॉर द मिल्क। वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और चीज को, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। पर उसको जब आप बेचते हो तो आपको क्या कर रहा है, आपको पैसा मिल जाता है, 100 रुपीज आपको मिल गए, 25 रुपीज आपको मिल गए। समझ में आ रहा है। तो देखो, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इज ए फॉर्म ऑफ मनी दैट इटसेल्फ डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू इट्स वैल्यू, बट इट इज बैक्ड बाय द कमोडिटी दैट इट डज। जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू वैसे तो अगर आप उसको मिटा दोगे तो, पर दैट इज बैक्ड बाय, क्योंकि वो बैक्ड है किससे, मिल्क के पैकेट से, दैट्स वाई इट इज हैविंग द इंट्रिंसिक वैल्यू जो हो जाएगी वो उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो बैक्ड है। वैसे तो नहीं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर आप उसके ऊपर से कूपन का मिटा दोगे तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू के लिए, पर वो कूपन ही अपने आप में क्या है, एक तरह से क्या है, एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और चीज को, तो उसकी वैल्यू है। जैसे उसने रिप्रेजेंट करा किसको, मिल्क के पैकेट को, मिल्क के पैकेट की वैल्यू है 25 रुपीज। तो इसकी एक तरह से इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू हो गई। समझ में आ रहा है? जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों, गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम यार सोना वोना मत खरीदो, हम तुमको एक पीस ऑफ पेपर दे देते हैं, उस पर लिख रखा है कि तुमने आज की डेट में सोना खरीद लिया, जबकि तुमने खरीदा नहीं है। आज की डेट में तुमने 100 रुपए का सोना खरीद लिया, और फिर तुम कभी भी आप बेच सकते हो हमको। जब मान लो सोने का प्राइस 150 हो जाए तो आप 150 रुपीज का ये बेच दो, और आप हमसे 150 रुपीज ले लो। तो सोना मत खरीदो, सोने की बहुत मारामारी हो रही है। तो आप क्या करो इस तरह, तो ये जो होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज मनी having what, having representation by, backed by some commodity that is known as what, gold, gold से backed है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी होगा। अगर आप किसी को दोगे तो वो आपको 100 रुपए दे देगा। वैसे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू की इक्वल नहीं थी, बट इसका जो रिप्रेजेंटेटिव था जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है, गोल्ड की वैल्यू जो है, दैट इज इंट्रिंसिक इज इक्वल्स टू एक्सट्रिंसिक। तो ऐसी पेपर करेंसी, ऐसी कोई करेंसी, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ऐसा कोई मनी जिसके अंदर जो क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज ए पीस ऑफ पेपर। उसके अंदर पीस ऑफ पेपर ही है, बट दैट रिप्रेजेंट सम कमोडिटी विच हैव इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज नोन एज व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। दैट इज नॉट फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी तो ये हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड का कॉइन हो गया। पर रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है, कि जिसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू इक्वल नहीं है, बट जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी है, गोल्ड की है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ये सबको समझ में आया। तो अब इसको पढ़ लेते हैं अपन। देखो, sovereign gold bonds issued by the RBI are indeed a modern example of representative full bodied money. With sovereign gold bond, instead of holding physical gold, you hold a bond like certificate that represent a specific amount of gold. The bond itself is not made of gold, but it is backed by the value of gold. This means that when you buy an SGB, ठीक है, sovereign gold bond, you are essentially buying a claim on gold without needing to hold or store the physical gold itself. आई होप दिस इज क्लियर। ये सबको क्लियर हो गया।
तो दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी अपन इसके अंदर समझ। तो हम कहे एक तो फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। फुल बॉडीड मनी में तो ये रहा गोल्ड, इस पे लिखा है 100 रुपए, 100 रुपए नहीं भी लिखा होता तो भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इंडीड। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू है गोल्ड का, इसको रिप्रेजेंट करता हुआ मैंने एक पेपर निकाल दिया जिसके अंदर लिख रखा है कि ये गोल्ड बॉन्ड है। तो ऐसा पेपर जो क्या कर रहा है, जो एक तरह से ऐसी कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। सर ये कहां है फुल बॉडीड मनी? ये तो फुल बॉडीड मनी हमको नहीं दिख रहा है। इसका खुद के ऊपर से ये सब कुछ मिटा दो फील्ड वेट है, तो मैं कब बोल रहा हूँ ये फुल बॉडीड मनी है? मैं तो बोल रहा हूँ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। समझ में आ रहा है? तो दिस इज नॉट फुल बॉडीड मनी होता तो मैं फुल बॉडीड मनी के अंदर ये रिप्रेजेंट ऐसा जो जिसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल नहीं है, बट जिसको ये बैक कर रहा है दैट इज हैविंग। एनी डाउट प्लीज आस्क। ठीक है, तो सबको सब समझ में आ रहा है राइट। अब हम और टाइप्स ऑफ मनी पढ़ेंगे, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज ले लेते हैं, दैट इज नोन एज ग्रीशियम्स लॉ। ग्रीशियम्स लॉ अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। ठीक है, ग्रीशियम्स लॉ क्या होता है ये अपन समझ लेते हैं। देखो, इस टॉपिक में एक और खासियत है, जैसे मैं तुमको समझाने लगूंगा तुमको थोड़ा सा डाउट होगा, फिर लास्ट तक जाते जाते क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल यूज कर लिया है राइट। वैसे पढ़ने लगोगे ना बुक में से, तो मैं बता रहा हूं आपको ये टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते बुक से। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स दैट यू कैन नॉट रीड एट होम, राइट। घर पे आप ये नहीं पढ़ सकते राइट। चलो, तो ग्रेशियम्स लॉ क्या होता है ये अपन इसके अंदर सब देखो। बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, दैट इज नोन एज ग्रेशियम्स मनी। आप पढ़ लो बुक में से, ये दे रखा है बस। समझ में आ रहा है? अब हम इसको समझते हैं व्हाट इज ग्रेशियम्स लॉ। ये काम करूंगा मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये वीडियो सबके ही काम आ जाएगा ना। सारी की सारी चीजें, मतलब ये ऐसे ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना जो बच्चा खुद नहीं, अब कोई लोग ऐसे भी होंगे ना जो कि पे नहीं कर पा रहे, ठीक है, खुद से पढ़ने की मेहनत कर रहा है, वो बच्चे बड़े ही मतलब टैलेंटेड बच्चे होंगे कोई, ठीक है, गरीब तबके के लोग जो कि खुद में जिनको सब चीज समझ में आए, पर कुछ ऐसे टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहे, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए यूट्यूब पे भी डाल देंगे। ठीक है, बिकॉज ऐसा कहीं पे भी नहीं पढ़ा रखा होगा जिससे कि इतना अच्छा समझ में आ जाए। चलो, बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। बैड मनी जो होता है ना, गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है। सर व्हाट इज बैड मनी और व्हाट इज गुड मनी, पहले हमको ये समझा दो, बैड मनी क्या है और गुड मनी क्या है, फिर हम ये लाइन समझ पाएंगे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कोई ऐसा, कोई मनी, आप बताना जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू, है ना, सोच कर आंसर देना प्लीज। ये ए। और कोई ऐसा मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी मच लेस देन एक्सट्रिंसिक वैल्यू। कौन से को आप गुड कहोगे, कौन से को बैड कहोगे? अपना पूरा दिमाग लगाओ आराम से, आपके पास टाइम है, पर आंसर सही देना है। ए को गुड कहोगे कि बी को गुड कहोगे? भाई देखो, एक कंडीशन है, आंसर सही देना है। टाइम अपना ले लो, टाइम तुम्हारा, आंसर हमारा। आराम से सोचो, ब्रेन स्टॉर्मिंग जब तक नहीं करोगे जब तक दिक्कत है। ठीक है, आई एम गिविंग यू द टाइम। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। सर टाइम भी आपका ही हो गया, हाँ 2 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट तक सोचो आराम से। हाँ जी, दीजिए आंसर दीजिए। दो तो सही भैया, आंसर आंसर ही नहीं दे रहे हो तुम। कौन सा, कौन सा तुमको कौन सा अच्छा लगेगा, बस बिल्कुल नेचुरली बता दो। चलो, परिया ने लिखा है ए इज गुड मनी। अच्छा, और बाकी के बच्चे? चलो ए, बिल्कुल ठीक है ना, तो यार इतने घबराते क्यों हो?
ठीक है, ए इज गुड मनी ऑब्वियसली सर। सर इसमें अगर मिट भी जाएगा सर, किसी ने रबड़ से मिटा भी दिया तो भी हम बेच सकते हैं इसको, तो ये हमारे लिए तो है, हमारे लिए तो यही गुड है, यही भगवान है सर हमारे लिए तो। समझ में आ रहा है? तो ये समझो ये गुड मनी होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू इक्वल होती है, या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो गई तो बहुत ही मेरा बढ़िया सर। फिर तो हम क्या करेंगे पता है सर, हम लेंगे वो मनी, उसको पिघलाएंगे और उसको बेच देंगे मार्केट के अंदर, जब इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है ना तब, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो तो कितने मजे आ जाएंगे, कोई ने आपको 5 का सिक्का दिया, आपने उसको पिघला के 10 का बना दिया, 10 रुपए कमा लिए, मतलब बेच दिया उसको मार्केट में। चलो, तो हम ये तो समझ गए इंट्रिंसिक। तो अब देखो बैड मनी, जो बैड मनी होता है ना जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है, राइट, ड्राइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, गुड मनी को सर्कुलेशन में से हटा देते हैं। ये है ग्रेशम्स का सर। बात तो ये है कि अभी भी समझ में नहीं आया, तो अभी समझ में आया नहीं क्योंकि समझाया नहीं, अभी हम समझाते हैं देखो। ऐसे समझो, पहले ये समझ लो फिर अपन चीजें पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आए। ये 5 रुपए का पहले का सिक्का था, ये 5 रुपए का आपका सिक्का है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी ना, इसका आप देखो वजन भी भारी था, ठीक है, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी ना, और जो इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता था ना, वो भी काफी कॉपर का इसके अंदर यूज होता था, कॉपर महंगा होता है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू अब जो 5 का सिक्का था ना। सर हल्का सा लगता है और ऐसा लगता है बिल्कुल फर्जी जगह, ठीक है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, राइट। इसको अगर बेचोगे आप, है ना, पिघला के, और इसको पिघला कर बेचोगे तो इसमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो दिस वाज द गुड मनी और दिस वाज द बैड मनी। समझ में आ रहा, दिस वाज द गुड मनी और दिस वाज द बैड मनी, राइट। अब क्या होता है, अब इकोनॉमी में दोनों चल रहे हैं, मान लो ये भी 100 यूनिट इसकी पड़ी है 5 5 रुपीज की, और 100 यूनिट इसकी पड़ी है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के अंदर। तो अब क्या होगा, लोग बाग क्या करेंगे, लोग बाग ये जो उनके पास पैसा होगा ना, अच्छा अगर मान लो आपके पास ऐसा हो कि आपको ये पता है कि इसको बेचकर ज्यादा पैसा, ये ज्यादा वैल्यू का है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, छोड़ा आप दुनियादारी को, छोड़ा आप खुद पे चलो। पैसा जब आ जाता है, जब पर्सनल हो जाती है चीजें, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों सिक्के हैं, अब बताओ आपको 5 रुपए की चीज लेनी है, ए को खर्च करोगे या बी को खर्च करोगे? ए को खर्च करोगे कि बी को खर्च करोगे? बी को करोगे, हमेशा बी को दोगे कि भैया 20 रुपए रख लो, बी रख लो, बी रख लो, बी रख लो, ऐसे बोलोगे, बी ले लो आप, है ना। जब भी आपके पास मौका बनेगा तब तक, जब तक आपको बहुत ही इमरजेंसी ना हो जाओगे, इसको तभी नहीं करो। तो इसको तो आपने एक तरह से क्या करा, सर्कुलेशन से बाहर ही कर दिया ना, ये तो गुड मनी था, गुड मनी है वो बेचारा सर्कुलेशन से बाहर हो गया। बैड मनी हुआ, वो क्या है, सर्कुलेशन में आ गया, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, वो सर्कुलेशन में आ गया भाई। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझ में आ रहा है सबको? तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ग्रेशम्स लॉ यही बोलता है। अब पढ़ो, अब पढ़ने में सबको समझ में क्लियरली अंडरस्टैंड आपको हो जाएगा। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। तो यहाँ पर देखो, ग्रेशम लॉज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द realm of currency, it suggests that when two form of money circulate simultaneously and are both accepted at the same nominal value, such as the gold coin and the debased coin, ठीक है, ये छोड़ो, people will tend to hoard or save the money that they perceive as higher intrinsic value। उसको क्या करेंगे वो, एक तरह से उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, उसको नहीं देंगे। आपने जैसे नहीं दिया ना पैसा, है ना, पैसा आपने दिया नहीं, आपने कहा सर ये वाला 5 रुपए ज्यादा, मैं नहीं दे रहा सर ये, एंड विल स्पेंड और सर्कुलेट, ठीक है, दे परसीव एज ए हैविंग लो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको क्या करेंगे, उसको सर्कुलेट। तो बैड मनी घूमेगा, इसलिए नया सिक्का जो होगा वो चल जाएगा करेंसी के अंदर। अब हम क्या होता है, हम तो सर अभी तक पागल थे, बेवकूफ थे सर हम, क्या, हमको कहीं नया सिक्का दिखता है ना, 5 रुपए का नया कॉइन, तो हम कहते हैं भैया ये वाला कॉइन दे दो। अरे भाई इसकी वैल्यू कम है, तुम ले तो लोगे इसको, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ क्वेश्चन पूछिए ना प्लीज, मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन था आपका जो मैंने अभी आपको बताया, पूछो। गॉट इट, समझ गए, ये हमारा एक तरह से हमारी बेवकूफी है। मेरे को पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पता है आपको। अब देखो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया, मुझे पता था वो क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा वेट करते तो वैसे ही समझ में आ रहा था, पर ठीक है, पूछ लिया। तो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव मुझे पता है, ठीक है, मैंने आपको बोल भी दिया था कि यही क्वेश्चन आया होगा तुम्हारे दिमाग के अंदर।
तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई स्टूडेंट्स का क्या दिमाग चल रहा है, वैसे अपन समझ कर उसको समझा दें। एक तरह से ये होता है कि भाई सिस्टमेटिकली पढ़ाना, बिल्कुल किसके बाद क्या दिमाग चलेगा, इसके बाद क्या। स्टूडेंट ही नहीं, किसी को भी आप समझाओगे तो उसका ऐसा ही दिमाग चलेगा। आपको अगर ये पता है कि दिमाग कैसे चल रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है, तो आप अच्छे टीचर बन सकते हो। तो दिमाग की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं कहता हूँ ना आपको कि ऐसे कर लिया करो, तो ये पढ़ाओगे तो तुमको ऐसे इस तरह से समझ में आ जाएगा, वो सब कुछ साइकोलॉजिकल की कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए प्लीज बिलीव इन दैट कि मैं आपको बोलता हूँ कि भाई अभी पहले एक बार शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर पीडीएफ पढ़ो, वो सब चीज साइंटिफिक चल रहा है। वो चीज मैं तुमको बैकआउट द चीज बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको तुमको वो चीज समझ में भी नहीं आएगी। साइकोलॉजी ऑप्शनल जब मेरे पास था तो मैंने वो सब चीजें समझ रखी है कि माइंड कैसे वर्क करता है, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट भी आता था इसके अंदर, ठीक है। एक सिगमंड फ्रेड है, ठीक है, उनको तुम पढ़ लेना कभी, मतलब उसके बाद एग्जाम के बाद ऑब्वियसली, ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग को समझने के लिए, राइट। तो देखो, सिंस पीपल प्रेफर टू होल्ड ऑन टू द मनी दैट दे कंसीडर टू बी ऑफ हायर वैल्यू, द गुड मनी टेंड्स टू बी होल्डेड और विथड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन, दिस रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी। कन्वर्सली, अब देखो 5 रुपए का एग्जाम्पल एक्चुअली बच्चों को इसीलिए समझ में नहीं आया था, ठीक है। ये मेरे को पता है ना कि बच्चे सोचते हैं, सर हम तो 5 रुपए के पीछे भाग रहे, तो तुम बेवकूफ हो। बेवकूफ करने से सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी, समझ में रहा है? तो बेवकूफ लोग जो होंगे वो नया सिक्का दे दो, नया सिक्का दो। भाई नया सिक्का क्या करोगे, इसकी वैल्यू को देखो ना पहले, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर इसकी ज्यादा है तो यही लो, ठीक है। तो लोग बाग क्या करते हैं, इसको रख लेंगे कि भाई ये तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो इसको स्टोर करके रख लेंगे, ये भारी सिक्का है इसको, राइट। और इस वाले कॉइन की तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो थी ना, वो ग्रेटर थी एक्सट्रिंसिक वैल्यू की। तभी तो तभी तो क्या हो रहा था देखो, एक सिस्टम होता है देखो ऐसा, कि अगर मान लो किसी की इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो जाए किसी मनी की, तो लोग बाग उसको उसकी उसके उसको बेच, मतलब सर्कुलेशन में नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अभी इसको जब देंगे हम, तो हमारे पास 100 रुपए की चीज आएगी, बट ये तो 100 रुपए से भी ज्यादा है। तो इसको क्या कर देते हैं लोग बाग, पिघला देते हैं, पिघला देते हैं, और पिघला के ये 200 रुपए कमा लिए, मान लो 150 रुपए कमा लिए। जब तो स्टार्टिंग में सोने चांदी के सिक्के थे ना, तब ये प्रॉब्लम बहुत आती थी। और पता है क्या होता था, क्या होता है, एक और चीज बताता हूँ आपको। पहले सोने के सिक्के उछलते थे ना, वो एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट इसलिए भी था, क्योंकि आप क्या करें, आपने सोने के सिक्के बहुत सारे एक बोरे में डाल दिए, और बोरे में डाल के उसको बहुत बुरी तरह से हिलाया, बॉडी इन सोने के सिक्कों की रगड़ लगी। इसके अंदर पहले मान लो 100 ग्राम का सोने का सिक्का था ये, अब ये हो गया 99 ग्राम का, रगड़ लग के टूट टाट के घिस गया, है ना। और ये सब 90-90 ग्राम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐसे 100 सिक्के होंगे, तो आपको 100 ग्राम गोल्ड जो है वो मिल जाएगा, है ना। और ये जो सिक्के होंगे ये आराम से आप बेचोगे तो 100 रुपीज की चीज मिल ही रही है आपको उससे। तो ना सिक्के की को ऐसे घिस घिस के छोटा कर दिया, ऐसा कर दिया, जितना ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू उतना ज्यादा क्या है, उतना ज्यादा ऐसी चीजें होती थी। तो 5 रुपए के कॉइन के साथ भी ऐसे था कि 5 रुपए का कॉइन है ना, सब पिघला पिघला के मस्त मजे कर रहे थे 5 रुपए के कॉइन से, ठीक है, कि यार पिघला देते इससे 7 रुपए मिल जाएंगे अपन को, क्या मतलब है फिर, किसी को देने से क्या मतलब। तो ये चल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलो, अब हम ऐसा 5 रुपए का सिक्का निकालेंगे जिसके अंदर आपको 4 रुपए ही मिलेंगे, पिघलाओ इसको, 4 रुपए मिलेंगे। कोई नहीं पिघलाएगा, ठीक है, पर कोई इसको देगा भी। तो ये गुड मनी ड्राइव्स आउट द बैड मनी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है आपको, है ना। देखो, ओल्ड 5 रुपीज कॉइन, दिस कॉइन्स मेड ऑफ द मेटल विद हाई इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, कैन बी कंसिडर्ड गुड मनी बिकॉज दे आर वर्थ मोर इन द टर्म्स ऑफ देयर मेटल कंटेंट देन देयर फेस वैल्यू। 5 रुपए से भी ज्यादा इसका, 7 रुपए मान लो वैल्यू हो रहा था इसका। पीपल माइट चूज टू कीप देम रेदर देन स्पेंड देम। और 5 ईयर कॉइन, न्यूअर 5 ईयर कॉइन्स आर मेड ऑफ द cheaper alloy and having low intrinsic value, ठीक है, this is known as bad money since they do not significant value beyond their face value, peoples are more likely to spend them। ज्यादा से ज्यादा लोग जो होंगे वो उसको स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को सर्कुलेशन में आना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे पूरा का पूरा लिख तो रखा है मैंने, पर क्यों पढ़ना है भाई, जब एक बार समझ लिया है चीज को, जब समझ में आई गया एग्जाम्पल, तो इसको पढ़ना ना क्यों है, ठीक है। आप देखो नोट से भी आप इसके अंदर इस तरह से समझ सकते हो, इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं आपको दे रहे हैं।
जबकि बुक में से पढ़ो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर चीज को लिख दिया है। जो मैं सोच रहा हूँ, एग्जाम्पल सोच रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक भाई इजी करके पढ़ो, फालतू में क्यों अपन को जबरदस्ती थोड़ा ना करना है कुछ। ठीक है। अब देखो लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? ये लीगल टेंडर क्या है सर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? और जब आपने नोटबंदी हुई थी ना, डिमोनेटाइजेशन, तो मोदी जी को एक बार फिर सुनना, डिमोनेटाइजेशन में 8 बजे, 8 बजे आए थे ना वो, 8 बजे आए थे, 9 बजे आए थे, 8 बजे आए थे, रात को 8 बजे आए थे, राइट। तो लोग डरने लग गए थे, यार रात को 8 बजे मोदी जी आ जा रहे हैं, यार पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है। 8 बजते ही डरने लग जाते थे लोग, कहीं मोदी जी तो नहीं आए, टीवी पे देखने लगे। 8 बजे मोदी जी ने ऐसे आकर कहा कि आज से जो 500 के नोट हैं और 1000 के नोट हैं, दैट इज नो मोर ए लीगल टेंडर। वो अब ये लीगल टेंडर नहीं रहे हैं, लीगल टेंडर नहीं रहे। इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नोट चलना बंद हो गए, बोले कि ये लीगल टेंडर नहीं रहे, राइट। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर नहीं रहे तो मतलब अभी तो बताया नहीं, सॉरी। लीगल टेंडर नहीं रहे, इसका मतलब क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक आपको करेंसी छाप कर देगी, ठीक है, कि 500 का नोट है भाई, तो हमारा 500 का नोट है, और 500 का नोट हम छाप के आपको दे रहे हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके अंदर गवर्नमेंट इसके साथ साथ ये भी बोल रही है कि एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है बच्चों? लीगल टेंडर का मतलब गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर मान लीजिए किसी ने शॉप खोल रखी है, ठीक है, आपने कहा कि भैया लो 500 का नोट, ठीक है, और मुझे दे दो 10 किलो टमाटर। इसने बोला शट अप। बोले क्या हो गया? मैं 500 का नोट नहीं लेता हूं, आई विल नॉट टेक दिस मनी। 500 रुपए का नोट मैं लेता नहीं हूं, मैं लेता ही नहीं हूं, पैसे मैं लेता नहीं हूं, मनी नहीं लेता, मैं 500 रुपए का तो बिल्कुल नहीं लेता। मैंने कहा तू पागल वागल हो गया, क्या चक्कर है? बोले क्यों? अरे भाई ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर समझता है क्या होता है? बोले क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब है, अगर तूने ये पैसा नहीं लिया ना मेरे से, और फिर कमोडिटी नहीं दी उसके बदले में, तो दुकान खोल के बैठा है, अगर तूने ये पैसा नहीं लिया ना, तो मैं तेरे पे केस कर सकता हूँ। तेरे को लेना ही पड़ेगा बेटा ये पैसा, और इसके बदले ही कमोडिटी देनी पड़ेगी। बोले यार ये क्या मतलब है? मैं तो पाकिस्तान के पैसे लेता हूँ, पाकिस्तान की करेंसी लेता हूँ। बोले रुक, इसका वीडियो बनाओ भाई। एक तो तू इलीगल काम कर रहा है। क्या इलीगल काम कर रहा है? कि तू लीगल टेंडर को नहीं ले रहा है। लीगल टेंडर लीगल इसीलिए बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द लॉ। आपको लेना ही पड़ेगा, पैसा लेना ही पड़ेगा, कोई आपको मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लेता भाई ये पैसा। भारत के अंदर रहना है तो पैसा लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज सेंक्शनड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या है? ये एक तरह से सेंक्शनड है। इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय यू। अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं, अगर कोई आपको लीगल टेंडर देता है, ठीक है, आपको अपने उधार चुकाने के अंदर, या फिर कुछ, आप ऐसे नहीं, मैं नहीं ले रहा, समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो लीगल टेंडर का मतलब ये है, इट मींस कंपल्सरी एक्सेप्टेंस ऑफ मनी, अदरवाइज लीगल एक्शन कैन बी टेकन। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लीगल टेंडर। में एक बार ये समझ में आ गया लीगल टेंडर ये होता है। सर हमको है ना एक खुराफात सोची, हमने देखा लीगल टेंडर है ना, अब आ गए मजे। क्या मजे आ गए? अब देखो सर हम क्या करेंगे। हम गए एक जगह शॉपिंग करने, ठीक है ना, और शॉपिंग करते रहे हमने। हमने सर 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली, पता है आपको? 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली। अब क्या हुआ? अब मैंने, पता है क्या हुआ सर, इस दुकान वाले के साथ मजाक करने वाला हूँ मैं बहुत, और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। मैं क्या हुआ सर, 1 1 रुपए के सिक्के लेकर आया, मेरी गाड़ी की डिग्गी में रखे हुए थे। 1 लाख रुपए, 1 1 रुपए के सिक्के लेकर आया। इसने बोला हाँ भैया बिल हो गया आपका 1 लाख रुपए। मैंने कहा कि 1 मिनट में लेके आता हूँ। मैं वो बोरा उठा के लाया, मैंने उसको दुकान में ठक से रख दिया। मैंने कहा लो भैया आपके 1 लाख रुपए। आप भी खुश, मैं भी खुश।
उसने बोला ये क्या बदतमीजी है। बोले बदतमीजी बदतमीजी कुछ नहीं बेटा, आपको लेना ही पड़ेगा ये, बिकॉज जो मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज लीगल टेंडर। और गवर्नमेंट ने कहा जो लीगल टेंडर नहीं लेगा, दूसरे वाले से मैंने पूछा क्या होगा भाई उसका, उसको पकड़ के ले जाएंगे, उसके ऊपर केस कर देंगे हम। तो अब ये गिनने बैठा, एक एक रुपए लग रहा है गिनने, समझ में आ रहा है। फिर इसने गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट के पास बोला भाई ये तुम क्या पागल वागल हो, चक्कर क्या है, तुमने लीगल टेंडर 1 रुपए को भी बना रखा। बोला हाँ बनाना पड़ेगा 1 रुपए को भी, बट यार ऐसे ही कर दिया मेरे साथ। बोले अच्छा ऐसा कर दिया, तो हम ऐसा कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, 1 रुपए के कॉइन आप 20 ही बेच सकते हैं, मतलब एक बार में 20 ही लीगल टेंडर की तरह काउंट होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप 1 लाख रुपए के कॉइन, 1 रुपए के कॉइन 1 लाख रुपए के बदले 1 लाख कॉइन देके जा रहे हैं, नहीं वो एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता। बोले कुछ तू चिंता मत कर, अगली बार आया ना तो उसको बोल देना भाई 20 रुपए से ज्यादा 1 रुपए के कॉइन मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो ऐसे बोलेगा अरे लीगल टेंडर है, फिर आप पता है क्या बोल रहा है उसको, अरे बेटा लीगल टेंडर तो है, बुद्धिमान लीगल टेंडर तो है, पर ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब 20 रुपए से ज्यादा आप एक साथ आप इसको नहीं दे सकते मेरे को, एक एक रुपए के सिक्के। आई विल एक्सेप्ट 1 रुपीज कॉइन बट अप टिल वट, एक तरह से अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक मैं आपको यहां तक लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा। बोले यार ये तो इसने गड़बड़ कर दी, ठीक है दिक्कत हो गई, अब हम मजाक कैसे उड़ाएंगे इसका। तो लिमिटेड लीगल टेंडर भी एक कॉन्सेप्ट है, कंपलसरी टू एक्सेप्ट अप टू ए सर्टेन लिमिट। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर ये है लिमिट इज नॉट डिफाइंड, लिमिट जो है उसके अंदर डिफाइन नहीं करी गई। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लीगल टेंडर मनी आपको इसके अंदर क्लियर हो गया है, ठीक है। व्हाट इज लीगल टेंडर मनी? तो लीगल टेंडर मनी इज दैट इज सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट दैट यू हैव टू टेक दैट, ठीक है, अदरवाइज लीगल एक्शन हैज टू बी टेकन, ठीक है। लीगल टेंडर इज ऑफिशियली sanctioned by the government in India. For instance, the Reserve Bank of India issue the currency notes and the coins that are considered legal tender. तब जब मोदी जी ऐसे बोले ये लीगल टेंडर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अब सामने वाला मना कर सकता है, ठीक है। अब ये चल तो रहे पैसा 1000 रुपए, अगर आप किसी को 1000 रुपए देंगे तो वो आपको प्रोडक्ट तो दे देगा, पर जरूरी नहीं है कि दे दे, क्योंकि अब उसके पास ये है, वो बोलेगा साहब मैं नहीं लेता 1000 रुपए। बोले क्यों नहीं लेते? लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि अब क्या कर लोगे, नहीं नहीं लेगा तो नहीं लेगा सामने वाला। थोड़ा सा भी मनी के अंदर अगर लीगल टेंडर नहीं रखोगे आप उसको, तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट होगा ना, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबिलिटी वाला पॉइंट कम हो जाएगा। और मनी इज व्हाट, दैट इज मोड ऑफ एक्सचेंज प्लस एक्सेप्टेबिलिटी। जब मोदी जी ने बोला कि लीगल टेंडर नहीं रहे, तो सबको लगा कि भाई मैं इसको नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा, वो वाला दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज द लीगल टेंडर, ये आपको इसके अंदर समझ में आ गया। अब एक काम करो, अभी आप 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 से 7 मिनट के ब्रेक के बाद फिर अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे तक पढ़ेंगे। आज है ना 10 बजे तक तो एटलीस्ट क्लास रखेंगे अपन, ठीक है। मतलब जितना अब देखो था बड़ा कॉम्प्लेक्स, अभी तक जो पढ़ा है कॉम्प्लेक्स था, बट दिमाग में थोड़ा सा भी वजन आया, मतलब जोर आया थोड़ा सा पढ़ने में, नहीं आया हुआ, बिल्कुल कूल होके पढ़ा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सारे, है ना। और काफी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ ली। बट अभी क्योंकि दिमाग के ऊपर क्यों नहीं हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़ाना बहुत इजी हो जाएगा अगर इसके अंदर एग्जाम्पल्स हम यूज कर ले। और देखो कितने मजे मजे में हम पढ़ गए, हमारे दिमाग में सर हाँ सर कब 9 बज गए पता ही नहीं चला। तो दैट इज द ब्यूटी, ठीक है। समझ में आ रहा, सबको लग रहा होगा ये पॉइंट, पक्का लग रहा होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझो कि अभी हम आगे और पढ़ सकते हैं। मेरे को पता है कि कब आपका दिमाग थक गया, ये भी मुझे पता है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप लोग बस मेरे मेरे पे भरोसा करो कि जब मैं कह रहा हूँ कि 1.5 घंटे ही पढ़ना है तो 1.5 घंटे ही पढ़ना है उस दिन। जब मैं कह रहा हूँ 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं, तो मतलब वो टॉपिक ऐसा है कि अपन पढ़ सकते हैं। अभी भी तुमको मैं अपने बेनिफिट के लिए कभी भी तुमको यूज नहीं करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कि मैं ज्यादा पढ़ा देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर नहीं, जो मेरे को ठीक लगेगा वही मैं करूंगा, राइट। और चलिए तो अब अपन 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं इसको, राइट। हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। मैं आपको बीच में इसलिए डिस्टर्ब करने आ गया, एक चीज याद दिलानी है आपको कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग आई वांट टू लेट यू नो इज दैट कि हमने एक और कोर्स डिजाइन करा है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
This batch is very important for those students who are giving the prelims examination again and again but got failed in the examination. अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें साहब, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, उनको ये लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता। हम कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वाला हमको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देगा, टेस्ट सीरीज कर लो, टेस्ट सीरीज के हम करते हैं क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है आपको, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसलिए कवर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहाँ पर दो गलतियां कर रहे हैं मेजर, और दो गलतियों में से पहली गलती आपकी लाइफ स्टाइल है और दूसरी गलती आपकी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है। राइट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कम से कम 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हम इस बैच के अंदर आपको 9000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, दैट इज अवर टारगेट। और इस बैच के अंदर आपको वीडियो कोर्सेज भी दिए जाएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हमारा फोकस रहेगा। देखिए, ये जो सिलेक्शन बैच है ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे, बट उसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेने से कुछ फायदा नहीं होगा, पिछले साल भी आपने ली थी, उससे पिछले साल भी आपने ली थी, बट ये कोर्स से आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। राइट, अगर आप इस कोर्स को ढंग से फॉलो करोगे तो इस कोर्स को बनाने के लिए, इसको विचार करने के लिए इसके ऊपर, ठीक है, मेरे को कम से कम 1 महीना लगा है कि किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन करो, और हमारी पूरी टीम लग रही है इसके अंदर। सारी क्लासेस मैं लूंगा, पर बैकअप के अंदर पूरी टीम्स को, क्योंकि हमको 9000 प्लस क्वेश्चंस बनाने हैं, और वो भी यूपीएससी लेवल से थोड़े से ऊपर बनाने हैं क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ सीसेट का भी है। चलो, सो हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें, और इसके लिए हमने बैच अनाउंस करा। इसकी डिटेल्स इस तरह से। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। वी आर वेरी ग्लैड टू अनाउंस यू दैट वी आर लॉन्चिंग अ वेरी यूनिक बैच फॉर द प्रीलिम्स 2025। प्रीलिम्स 2025 प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हम एक बहुत ही यूनिक बैच यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। नेम ऑफ द बैच इज द सिलेक्शन बैच। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th नवंबर। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। This batch, as the name suggests, is fully focused on getting you selected in the prelims 2025 examination. देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज ए यूनिक बैच फॉर प्रीलिम्स 2025। ऐसा पहली बार यूपीएससी सीएससी की हिस्ट्री के अंदर हो रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन इतना डेडिकेट बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए लॉन्च कर रहा है। ये एक तरह से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रीलिम्स 2025 का प्रोवाइड करता है। देखिए, द सिलेक्शन बैच को हमने दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। पहली तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए, या फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक रह गई है। इन्होंने कोई अभी तक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा है, ये पहली बार चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें, और प्रीलिम्स को इसी साल हम इसके अंदर प्रीलिम्स निकालें। इन बच्चों को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनके लिए हमने अलग से स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है एडवांस स्टूडेंट्स। एडवांस स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने कभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी है, और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनकी जनरली अप्रोच ये होती है कि वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने भर से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। इसके अंदर कम से कम प्रीलिम्स के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे पिछले साल आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपने स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट तो बहुत एंथुजियास्टिकली दिए होंगे, बट उसके बाद आपका एंथु कम हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन भर करने से आपका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपकी इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने द सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा है। पहले हम एडवांस स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम एडवांस स्टूडेंट्स को 8000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जी हाँ, दिस इज अवर पर्सनल गारंटी कि हम 8000 प्लस क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व आपको करवा रहे हैं। इसके अंदर कैसे रहेगा, डेली के 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास यहां पर रहेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, आपके पास और कोई चॉइस होगा नहीं। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स भी होगा थ्रू एमसीक्यूज। यहां पर आप देखेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी जीएस की, स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स की, और यहां पर स्पेशल टेस्ट सीरीज अगेन सीसेट एग्जामिनेशन की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी। तो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहां पर आपको आपके हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि आप अब पढ़ लिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस करनी है, और हम आपको ये पूरा का पूरा इसके अंदर करवाएंगे।
अब आइए हम ये समझते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है उनके लिए हम किस तरह के फीचर्स इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा पढ़ना भी है और इसी साल उनको सिलेक्शन भी चाहिए, मतलब उनके लिए वो सारी चीजें तो होनी चाहिए जो कि एक एडवांस बैच के अंदर है, बट इसके अलावा इनके लिए और भी फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे पहला फीचर मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। जी हाँ, पूरी जीएस क्लासेस का पूरा सिलेबस जो होगा वो हम रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में या फिर लाइव क्लासेस के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी और बाकी जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे मॉड्यूलर बैच, जो कि एक हाई क्वालिटी के बैच हैं जिसके अंदर सब कुछ कवर करा गया है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ सीसेट की भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, बिकॉज हम यहाँ पर आपका कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डेली 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास रहेगी, जो कि एडवांस बैच के अंदर भी रहेगी, राइट। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज, अगेन एडवांस बैच का फीचर है ये। और इसी तरह से स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर जीएस और स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स यहां पर इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, और इसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर सीसेट will also be provided to you। तो इस तरह से हमने इस बैच के फीचर्स बताएं एडवांस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। अब आइए हम डेली शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर शेड्यूलिंग हमने इस तरह से करी है कि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ पूरे टाइम ही अवेलेबल रहूंगा। तो आई एम अवेलेबल टू यू, जब जब आप प्रिपरेशन के मोड के अंदर होंगे तो मैं भी एक तरह से आपके साथ साथ प्रिपरेशन मोड के अंदर हूं। सबसे पहले सुबह उठकर हम 5:30 से 5:45 AM तक योगा क्लास करेंगे। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो ये आपका रूटीन बनाएगी कि आपको डेली 5:30 पे उठना होगा। उसके बाद योगा के अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमने बोला है डेली लाइव टेस्ट क्लास। डेली लाइव टेस्ट क्लास के अंदर हम आपको एक पूरा क्वेश्चन का सेट देंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक एक करके क्वेश्चंस को लाइव आपको सॉल्व करना होगा। मैं वहां पर प्रेजेंट होऊंगा। हम जैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको उसका आसपास के सारे टॉपिक का कंप्लीट कवरेज आपको दूंगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी डेवलप होगी इस क्लास के अंदर। इसके अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ठीक 12 बजे आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा। इस टेस्ट के अंदर जीएस एज वेल एज सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो यहां पर जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में हम 1 कॉम्प्रिहेंशन देंगे आपको, फिर उसके बाद आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे। ये पूरा टेस्ट आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, 1.5 आवर्स, और बाकी का आधा घंटा आपको एनालाइज करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स करी, कौन कौन से गलत क्वेश्चंस यहां पर हो सकते हैं। इसी टेस्ट को हम ठीक 5 बजे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा टेस्ट आपको डिस्कस करूंगा। अगेन मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए थे, क्या क्या आपकी गलती है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, और इसके बाद एक टेस्ट डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडवांस बैच नहीं लिए हैं, जो कि फ्रेशर्स बैच लिए हैं, 7 से 9 बजे तक आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएगी। कुछ क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, जैसे सीसेट का पूरा बैच मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइव क्लासेस होंगी, बाकी सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। दिस लास्ट पॉइंट इज ओनली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए ही है ये। एडवांस स्टूडेंट्स को ये रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। अब आइए हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इसके अंदर। देखिए, फीस स्ट्रक्चर दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की फीस स्ट्रक्चर है। फ्रेशर्स के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है 19,500, और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है 15,000 रुपीज का फीस है। अब आइए हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। आपको स्क्रीन पे एक पेमेंट डिटेल दिख रहा होगा और एक स्कैन कोड दिख रहा होगा, इन दोनों के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो डिपॉजिट करानी है वो 500 रुपीज जमा करानी है। आप जैसे ही 500 रुपीज जमा कराएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दिस रजिस्ट्रेशन फीस इज जस्ट टू बुक योर सीट। उसके बाद आपको 5 डेमो क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको ये बैच अच्छा लगता है तो ही आप इसको ज्वाइन करिएगा।
तो 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है इसके अंदर। सिर्फ हम ज्यादा स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर सकते, ज्यादा स्टूडेंट्स पे फिर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग के अंदर इस बैच के अंदर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स रखे हैं। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है, दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 8788248734। इस पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इस बैच को लेकर, किसी भी तरह की क्वेरीज है इस बैच को लेकर, तो आप इसमें मेरे से डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।